जी, अस्सलाम वालेकुम। डेवऑप्स का वेबिनार आज प्लान किया है मैंने। वो इसका मेन पर्पज़ ये था कि मेरा अभी लास्ट वीक आप लोगों को शायद याद होगा, आप में से शायद किसी ने टेराफॉर्म का मेरा वेबिनार अटेंड किया होगा। वो भी मेरा सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेटिव सेशन था और ये भी इन्फॉर्मेटिव सेशन है। जस्ट इस पर्पज़ से ये सेशन रखा है कि एक तो आप लोगों को एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया जा सके डेवऑप्स के बारे में और सेकंडली आप लोगों को के कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग आईटी से बिलॉन्ग करते हैं, कोई सिक्योरिटी से बिलॉन्ग करते हैं या किसी भी और फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं एंड आप लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं डेवऑप्स में, तो क्या कुछ चैलेंजेस आप लोगों को फेस किए जा यानी करने पड़ सकते हैं या क्या किस रोड मैप को फॉलो करें तो तब आप लोग जो है वो इजीली डेवऑप्स के अंदर जो है वो इन हो सकते हैं। तो ये मेरा मेन पर्पस है इसको करने का। तो आप लोगों के साथ एक फ्रेंडली सेशन में रखना चाहता हूँ ताकि आप लोग एंड पे 15 मिनट्स हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन भी रखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माय नेम इज़ उस्मान और मैं इस टाइम एल्बिस्टेक के साथ एज़ अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ। इट्स माय ओन सेटअप स्टार्टअप है। लेकिन इसमें इसके साथ-साथ आई एम वर्किंग एज़ एडब्ल्यूएस एंड डेवऑप्स कंसल्टेंट। और मल्टीपल इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं मेरे पास जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। लोकल क्लाइंट्स भी हैं। कुछ परमानेंट्स हैं, कुछ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं। लेकिन ये कि आई हैव टीम ऑफ एडब्ल्यूएस एंड डेवऑप्स प्रोफेशनल्स जिनके थ्रू भी काम मैं करवा भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। सो डेवऑप्स के लिए जो मेन सेशन ये रखने का मैंने अभी आपको बताया कि पर्पस है वो एक इंट्रोडक्टरी है कि आपको डेवऑप्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया जा सके और आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एडब्ल्यूएस रिगार्डिंग डेवऑप्स तो आप लोग उसको इजीली ले सकें। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सम बेसिक्स पॉइंट्स कि डेवऑप्स एग्जैक्टली है क्या। तो इसलिए आप लोगों ने कई दफ़ा ये चीज़ें सुनी भी होंगी, वो एक दफ़ा आप लोगों की रिपीट भी हो जाएंगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट जो है वो डिलीवर कर सकूं और इंट्रोड्यूस करवा सकूं कि डेवऑप्स एग्जैक्टली है क्या इन माय लोकल सिंपल लैंग्वेज कि मैं आपको सिंपली जो है वो एक्सप्लेन कर सकूं। सो डेवऑप्स की जो फील्ड है आजकल बहुत ज़्यादा इन है और डेवऑप्स में मैंने भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। मैं खुद भी डेवऑप्स का कोई बैकग्राउंड मेरा जो डेवऑप्स का इस तरह से नहीं था कि मैं शुरू से डेवऑप्स में काम नहीं कर रहा। आई एम नॉट अ डेवलपर, आई एम अ सिंपल आईटी पर्सन। मैंने वॉइप इंजीनियर के तौर पे 5 ईयर सर्व किया इन टीआरजी और मैं वहाँ से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था इन डेवऑप्स 2018 के मिड से मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था एंड 2019 के स्टार्ट में मैं पूरी तरह से इन हो चुका था एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ कंसल्टेंट। सो इसलिए मुझे वो चीज़ें मैं उन फेज से गुजरा हुआ हूँ जिस फेज में शायद आप लोग इस टाइम होंगे। तो इसलिए एक हेल्दी डिस्कशन हो सकती है। सो डेवऑप्स का जो मेन पर्पस है वो ये है कि ओके ओके डेवऑप्स का मेन पर्पस ये है कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस दीज आर द टू टीम्स जो कि किसी भी कंपनीज के अंदर काम करती हैं। डेवलपमेंट का काम होता है डेवलप करना, एप्लीकेशन डेवलप करना और ऑपरेशंस का काम होता है उनकी डिप्लॉयमेंट्स करना। ये आज से पहले तक होता भी रहा है और कई कंपनीज अभी तक इसी चीज को फॉलो कर रही हैं। लेकिन इसको मर्ज करने का मेन पर्पस ये था कि देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टीम्स। डेवलपमेंट को ऑपरेशंस की चीजों का नहीं पता होता, ऑपरेशंस की चीज को डेवलपमेंट का नहीं पता होता। तो इन्होंने ये मर्ज किया इसको और मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूँ। डेवऑप्स का एक रीसेंट नाम ये है कि हम कुछ कंपनीज जो हैं उसको साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर के तौर पे भी ले रही हैं। आजकल आप लोगों ने शायद कहीं पे जॉब्स की डिस्क्रिप्शंस देखी हो, वहां पर आ रहा होता है साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर चाहिए। एक बात मेरी ये याद रखना, बिकॉज आई एम करेंटली इन द पोजीशन कि जहां मैं इंटरव्यूज ले भी रहा हूँ। तो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर एंड डेवऑप्स पोजीशन आर सेम। गूगल ने इनिशिएटिव लिया था कि साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर की पोजीशन होनी चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन इज सेम। तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम फ्रॉम डेवऑप्स। डेवऑप्स के लिए जो आम तौर पे लैंग्वेजेस में आम इसको कहा जाता है, ये एक पूरा पाइपलाइन होता है। एक पूरी पूरी डेवलपमेंट से लेके उसकी डिप्लॉयमेंट तक की एक पूरी लाइफ साइकिल होती है एप्लीकेशन की। उस एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल को हम लोग डिफरेंट फेजेस से गुजारते हैं। वो डिफरेंट फेजेस आपकी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होती है प्लानिंग से। किसी भी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होती है प्लानिंग से। हम प्लान करते हैं, देखें कोई कस्टमर आया, उसने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, दे आर जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लान करेंगे ना कि क्या करना है।
देन उसके अकॉर्डिंगली वो आपके पास आए हैं, आप एनालाइज करेंगे कितना टाइम लगेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, ईच एंड एवरीथिंग, देन यू कैन स्टार्ट योर वर्किंग एज इन डिजाइनिंग फेज। आई एम आर्किटेक्ट, मैं AWS का आर्किटेक्ट हूँ, और मुझे डिजाइनिंग इज माय फेवरेट पार्ट। डिजाइनिंग ये वो पार्ट होती है जो कि इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, इट जहां पर आपको नेटवर्क डिजाइन करने से लेके एप्लीकेशन की प्लेसमेंट्स तक, सर्वर की सिलेक्शन तक, स्टोरेज की एलोकेशन तक, एक एक फेज को आप डिजाइन करते हैं। जितना आपका अच्छा डिजाइन होगा उतनी आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिलायबल होगी, उतनी वो कंफर्ट के साथ जो है वो यूजर फ्रेंडली होगी। तो डिजाइन इज अ मेन पार्ट, हम डिजाइनिंग भी इसमें होती है पूरे लाइफ साइकिल के अंदर। इसके बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन होती है, और ये इम्प्लीमेंटेशन का फेज हमारा स्टार्ट हो जाता है ऑपरेशन से। ऑपरेशन वैसे यहीं से स्टार्ट हो जाता है, बट द थिंग इज दैट कि डिजाइनिंग के साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन होगी, इम्प्लीमेंटेशन के बाद यानी कि अगर सपोज दैट कि आपके डेवलपर्स कोड कर रहे हैं, हमने उनको रेगुलरली फ्रीक्वेंटली टेस्ट करना है, इंटीग्रेट करना है विद आवर करंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और कह सकते हैं कि अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके अकॉर्डिंग। मैं भी आगे जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बताऊंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा क्या मतलब है, बट द थिंग इज दैट कि हम उस पूरी डेवलपमेंट को एक एक पूरे इम्प्लीमेंटेशन उसकी इजी करना चाहते हैं, हम उसकी टेस्टिंग इजी करना चाहते हैं। सो हम ये चाहते हैं कि डेवलपर्स का काम सिर्फ फोकस हो डेवलपमेंट के ऊपर, they don't need to worry about the deployment things. So that's why इन्होंने that's why ये DevOps की चीज इंट्रोड्यूस हुई कि वो मेनली फोकस करें डेवलपमेंट में, डेवलपर्स, और ऑपरेशंस का काम है कि वो उसको इतनी अच्छी कंफर्ट जो है वो एक पूरी पाइपलाइन बिल्ड करके दें कि डेवलपर्स को वही एनवायरनमेंट मिल जाए जो प्रोडक्शन में चल रहा है। मैं आगे जाके एक एग्जांपल दूंगा जो कि शायद आप लोगों ने डेवऑप्स के अंदर बहुत कॉमनली सुनी भी होगी, बट जो मेजर पर्पस यही है कि एक ईज जनरेट करना, ताकि डेवलपर अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करें, एप्लीकेशन की डिलीवरी पे फोकस करें। दे डोंट नीड टू वरी अबाउट द थिंग्स कि जिसमें उनको मल्टीपल टाइम अपनी फाइट करनी पड़ती है। आप में से कई डेवलपर्स होंगे जिनको क्या नाम है, कई दफा वो आप कहते होंगे, ये बात बड़ी यूज करते होंगे, बड़ी कॉमन एक हम लोग सॉफ्टवेयर हाउसेज में यूज करते हैं कि भाई मेरे लैपटॉप पे ये चीज चल रही थी तो ये प्रोडक्शन में क्यों नहीं चल रही। वही कोड लैपटॉप पे चल रहा होता है, वो प्रोडक्शन में नहीं चल रहा होता। तो ये एक मेजर इशू होता है कि जहां पर आपको क्या नाम है, अच्छा ये मेंटेनेंस भी पॉइंट देखा जो जो कि ये पर्पस होता है। ये मैंने नेट से एक इमेज ली हुई है, इट्स जस्ट इमेज। होता क्या है कि देयर इज अ वॉल ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। कि डेवलपमेंट कहते हैं कि मेरे पास लैपटॉप पे ये कोड चल रहा है, ऑपरेशंस के पास जब वो कोड जाता है तो वो सर्वर पे नहीं चलता या प्रोडक्शन में नहीं चलता, उस तरह से नहीं चलता जिस तरह से वो लोकल चल रहा था, बिकॉज यहाँ पर एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट है। और यहाँ पर जो हमारे पास ऑपरेशंस के पास एक्चुअल सर्वर्स हैं, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट आपके पास आ रहा है वो डिफरेंट है, ऑपरेशंस के पास ये इन्वायरमेंट डिफरेंट है। तो उस इन्वायरमेंट को सेम करने के लिए डेव ऑप्स का मेन पर्पज ये है कि वो पूरा इन्वायरमेंट जो प्रोडक्शन में चल रहा है वही इन्वायरमेंट डेवलपर्स को दे दे, ताकि वो उसी इन्वायरमेंट के ऊपर अपनी चीजें बिल्ड करें। यानी कि मैं ये कहूं कि मेरे पास यहाँ पर एक सपोज दैट बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अपाची सर्वर चल रहा है ऑन 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 प्रोडक्शन, उसके ऊपर साथ जो है माईसीक्वल की सिंपल डेटाबेस चल रही है। अब ये चल रही है, अपाची का भी कोई वर्जन चल रहा है, यहाँ पर इसका कोई वर्जन चल रहा है, और भी कुछ डिपेंडेंसीज है उनके वर्जन चल रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप अपाची ही यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी लोकली भी आप अपाची यूज कर रहे हैं, माईसीक्वल यूज कर रहे हैं, बट अगर यहाँ पर वर्जन डिफरेंट है तो ऑब्वियसली जब आप इसको प्रोडक्शन में लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्लैश आ जाएगा। कुछ लाइब्रेरीज, कुछ डिपेंडेंसीज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशंस उस तरह से ऑपरेट नहीं करती जिस तरह से वो लोकली डेवलपर्स के लैपटॉप्स के ऊपर ऑपरेट कर रही होती है। तो डेवऑप्स का मेन काम ये होता है कि वो इन्वायरमेंट जो यहाँ पर आप प्रोडक्शन में चल रहा है तो आप वही इन्वायरमेंट डेवलपर्स को दे देते हैं कि भाई ये इन्वायरमेंट है, ये उसका एक रेप्लिका है, आप उसी रेप्लिका को यूज करें और अपनी डेवलपमेंट करें इसी इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इसको एक इसके इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ये है कि हम जो कंटेनराइजेशन की जो अब आप लोगों ने लव सुना होगा कंटेनराइजेशन, तो कंटेनराइजेशन में ये होता है कि हम अपनी एप्लीकेशंस को माइक्रो सर्विसेज डिजाइन करते हैं, हम छोटे छोटे पैकेजेस डिजाइन करते हैं। हम अपाची के लिए एक सेपरेट कंटेनर डिजाइन कर लेते हैं, माईसीक्वल के लिए एक सेपरेट सेपरेट कंटेनर डिजाइन कर लेते हैं। और ये कंटेनर इतने लाइट वेट होते हैं कि वो किसी के भी लैपटॉप के ऊपर इजीली चल सकते हैं और वही आपके प्रोडक्शन के ऊपर भी चल सकते हैं। तो ये कंटेनराइजेशन के बारे में भी जो मैंने जो कोर्स डिजाइन किया हुआ है उस कोर्स में डॉकर इज अ मेजर पार्ट।
कि जिसका मैं ये जो संडे से मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है ये उसकी ही एक समझ लें कि एक लिंक है। बट दिस सेशन इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज डेवऑप्स एंड व्हाट आर द कंफ्यूजन यू हैव इन योर माइंड्स, उनको क्लियर करना मेजर रीजन है। तो ये चीज है कि कंटेनराइजेशन इज अ थिंग कि आपको वही चीज एनवायरनमेंट मिल जाए जो कि आपका प्रोडक्शन में चल रहा है, वही चीज आप यहाँ पर लोकली चला रहे हैं। सो दिस इज द थिंग कि एक एग्जांपल है इसकी कि हम इस जो वॉल ऑफ कंफ्यूजन इसको दूर कर सकते हैं विद डॉकर विद डेवऑप्स, सॉरी विद डेवऑप्स, कि हम दोनों को एक ही जगह पे बिठा दें। दिस इज अ सिंगल पर्सन कि जिसको डेवलपमेंट की भी हाउ नो है, जिसको ऑपरेशंस की भी हाउ नो है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट कोड डेवलपमेंट होती है, हमारा काम ये होता है, डेवऑप्स पर्सन का काम होता है कि वही एनवायरनमेंट इनको प्रोवाइड कर देना ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। तो ये एक एग्जांपल है। मैं इसकी आगे जाके एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में इसलिए नहीं जाना चाहता बिकॉज मेरा ये पर्पस लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना है डेवऑप्स का, ना कि उनको भगाना है इससे, कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं इतना जानना। कॉम्प्लेक्सिटीज में हम तब जाते हैं जब हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए सेकेंडली डेवऑप्स की डेफिनेशन, आई डोंट लाइक द डेफिनेशंस कि मैं डेफिनेशन पढ़ पढ़ के आपको सुनाऊं, बट डेवऑप्स की नेट से आपको बेपना डेफिनेशन मिल जाएंगी। लेकिन ये मैंने एक दो इसलिए रखी थी ताकि ये जो जो मुझे ज्यादा क्लोज लगी हैं, मेरे मेरे काम से ज्यादा क्लोज लगी हैं, जो कि मुझे एक्यूरेट लगी हैं। तो इसीलिए कि DevOps is a set of practices that combines software development and IT operations. It aims to shorten the system development life cycle and provide the continuous delivery with the high software quality. देखें कि अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर को कहूं कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द डिप्लॉयमेंट थिंग्स, आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, मैं आपको कहूं कि भाई आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी डिप्लॉयमेंट की, यू जस्ट गो एंड कोड योर एप्लीकेशंस। आपको अपनी एप्लीकेशंस की टेंशन लेनी है, अपनी एप्लीकेशन की, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। वो ये चीज होगा कि मेरा ये सपोज दैट कि ये मेरा लैपटॉप, मेरा डेवलपर है, उसका लैपटॉप है या उसके पास जो इन्वायरमेंट चल रहा है और मेरा ये प्रोडक्शन में इन्वायरमेंट चल रहा है। अगर मैं यही इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, यही जो प्रोडक्शन वाला इन्वायरमेंट है, अगर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ आपको यहाँ पर, तो आपके लिए इजी होगा कि मैं क्या करूंगा, इनको कंटेनर्स को उठाऊंगा और प्रोडक्शन में तो नहीं, ऑब्वियसली हम फर्स्ट टाइम तो इनिशियली तो हम डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं जाते, हमारी लेयर्स होती हैं, हमें स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस के बाद जाके उसको डिप्लॉय करते हैं। बट मेरा कहने का मेरा पर्पस ये कि हम वही एनवायरमेंट डेवलपर को प्रोवाइड कर देते हैं, उससे क्लैशेस कम हो जाते हैं, उससे काम आसान हो जाता है। लेकिन डेवलपमेंट में हमारे जो फेजेस हैं उनके लिए जो टूल्स यूज होते हैं वो ये टूल्स हैं जिनमें हम लोग प्लानिंग के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान करते हैं, यहां से स्टार्ट होता है कि हमने प्लान करना है, फिर कोड करना है, कोड के लिए गिट और गिट गिट जिरा यूज हो जाता है या बिट बकेट यूज हो जाता है, जो भी हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। फिर बिल्ड के लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, टेस्टिंग के लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, ये टेस्टिंग के लिए आ गया। फिर मॉनिटरिंग के लिए नेजियोस है, इलास्टिक स्टैक है, प्रोमीथियस है, ये यूज होते हैं। तो यहाँ से ये होता है कि सबसे पहले प्लान करते हैं, कोड करते हैं, बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं। मॉनिटर, सॉरी मैंने गलत कह दिया, मॉनिटर सबसे एंड पार्ट पे आता है। मॉनिटरिंग इज द लास्ट वन पार्ट जहां पर हमारा सब कुछ डिप्लॉय हो जाता है एंड देन वी विल मॉनिटर। सो टेस्टिंग के लिए हम ये सिलेनियम और पाईटेस्ट और ये सारे यूज करते हैं। रिलीजेस के लिए जेंकिंस और ये यूज करते हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा कुछ टूल्स, कुछ 7-8 टूल जो कि मेरे कोर्स के पार्ट है, उनको मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे। इसके बाद बात आ जाती है रिलीज में जेंकिंस यूज हो रहा है, गिट सीआई, गिट लैब सीआई यूज होते हैं। फिर डिप्लॉयमेंट, ये डिप्लॉयमेंट पार्ट है। अब डिप्लॉयमेंट कुछ लोग क्लाउड पे करते हैं, यानी कि ज्यादातर सॉफ्टवेयर हाउसेस क्लाउड पे ही डिप्लॉयमेंट्स करते हैं। लेकिन कुछ ऑन प्रेमिसेस भी करते हैं, जिनके पास ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर्स में अपने पास सर्वर्स अवेलेबल हैं, वो इसके ऊपर कर लेते हैं। डॉकर्स इज अ डिप्लॉयमेंट टूल कि जहां पर कंटेनराइजेशन की होती है। कंटेनराइजेशन हम इसके थ्रू करते हैं, यानी कि माइक्रो सर्विसेज डिजाइन कर लेते हैं अपनी अपनी यानी कि एप्लीकेशन को, अपनी सर्विसेज को या अपनी जितने भी हमारे पास जो एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज है, लाइब्रेरीज, उनको हम माइक्रो सर्विसेज में तोड़ लेते हैं, फिर हम उनको जोड़ते हैं। फिर एंसिबल और इन चीजों की बात आ जाती है, ये हमारे ऑपरेटिंग के लिए आ जाते हैं। इस क्यूबरनेटीज है, ये ऑर्केस्ट्रेशन क्या नाम है, कंटेनराइजेशन की ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। मैं इतने डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करूंगा इंशाल्लाह क्योंकि मैंने इसको सिंपल रखना है इस वेबिनार को, ताकि इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकें। आप में से कईयों को बहुत ज्यादा नॉलेज भी होगा, शायद मुझसे भी ज्यादा नॉलेज होगा डेवऑप्स का, लेकिन दिस इज द मेन पर्पस कि मैं मोटिवेट कर सकूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने कभी डेवऑप्स में मूव नहीं किया और अगर आप लोग प्लान करना चाहते हैं तो यू इजीली कैन मूव इनटू दिस डेवऑप्स फील्ड।
तो ये मोटिवेशन सेशन है, ना कि भगाने वाला। सो मैं ऑर्केस्ट्रेशन और ये कंटेनराइजेशन के जरा वर्ड्स जरा कंट्रोल में रह के यूज करूंगा, बट मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। ऑपरेट होते हैं, फिर मॉनिटर होता है, तो दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल जो कि यूज होता है। प्लानिंग से स्टार्ट होता है, कोडिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग, रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट और फिर मॉनिटर। तो जब सब कुछ हो जाता है, तो जितना कंपनी के अंदर ये अच्छी पाइपलाइन बिल्ड हुई होंगी, तो उतने ज्यादा कंपनी की एप्लीकेशन की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होगी। और ये जो सारी पाइपलाइंस बिल्ड होती है, ये डेवऑप्स पर्सन बिल्ड करता है। दिस इज द गाय जो कि ये सारा कुछ डिप्लॉय करता है। लेकिन ये देखने में ये बहुत सारे टूल्स हैं। मैं मेरे ख्याल से शायद इनमें से कई टूल्स ऐसे होंगे, शायद मैंने ये अभी तक यूज नहीं किया, ये मेरे ख्याल से मैंने अभी यूज नहीं किया। तो कई टूल्स ऐसे हैं जो कि नहीं हमने यूज किए। मैं भी हालांकि डेवऑप्स में काफी अर्से से काम कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हमने सारे टूल्स यूज करने, लेकिन हमने वो टूल्स यूज करने हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इजीली हम यूज कर सकते हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी जिनकी ज्यादा, जिनसे हम ले सकते हैं। तो वो सब चीजें हमें करनी है। तो सबसे पहले प्लानिंग से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ, कोडिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग, रिलीज, फिर डिप्लॉय एंड ऑपरेट एंड मॉनिटर, ये सारा कुछ आता है इसमें। तो डेवऑप्स की जो स्टेजेस हैं हम वो देख लेते हैं एक दफा। सबसे पहले वर्जन कंट्रोल आता है। वर्जन कंट्रोल के अंदर शॉर्ट सा इंट्रोड्यूस दूंगा, इंट्रोडक्शन के वर्जन कंट्रोल के अंदर गिट का आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, गिट, गिटहब, गिट बिट बकेट, गिट लैब, दीज ऑल आर द वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स। कि जहां पर हम लोग ये चाहते हैं कि अगर मैं अब इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं, मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि शायद आप में से सारों ने गिट पे काम किया होगा, लेकिन मेरा काम है इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करना कि गिट को अगर कोई आपसे आज के बाद पूछे तो आपको पता हो कि गिट है क्या, या गिट हब, या हम लोग ये क्यों यूज करते हैं। गिट हब, बिट बकेट, गिट लैब, दीज ऑल आर रिमोट रिपोजिटरीज। ये रिमोट रिपोजिटरीज का मतलब ये कि ये वो रिपोजिटरीज है कि जिनको हम यूज करते हैं, लोकली भी कर सकते हैं। अगर आपके किसी के माइंड में कभी लोकली, तो लोकली भी कर सकते हैं, बट रिमोट रिपोजिटरी का मतलब ये है कि कई कंपनीज हैं जो कि क्या नाम है, अपने अपने यानी कि एक ऑफिस से बैठ के मल्टीपल डेवलपर्स एक ही रिपोजिटरी के ऊपर अपना काम कर रहे होते हैं। बट लेट मी ओपन द पेंट बिकॉज मैं ताकि उस पर एक्सप्लेन कर सकूं आप लोगों को। मैं इसके ऊपर गन नहीं डालना चाहता। ओके इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से ले सकता हूं कि ये अगर आपकी एक गिटहब की रिपोजिटरी है, गिटहब की रिपोजिटरी है, और डेवलपर्स जो हैं, मल्टीपल डेवलपर्स एक ही कोड के ऊपर काम कर रहे हैं, एक ही कोड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उनके कोड, एक तो क्या नाम है, आप इसमें ओवरलैप ना करें, और कोई किसी के कोड के अंदर कोई चेंज ना करे, और अगर कोई चेंज कर भी रहा है तो वो सारी चेंजेस ट्रैक की जा सके। यानी कि एक ए डेवलपर है, एक टू सेकंड डेवलपर है, एक थर्ड डेवलपर है, ये जो जो चेंजेस कर रहे हैं वो सारी चेंजेस को एक तो ट्रैक करना और उनको मॉनिटर करना और उनके वर्जन्स क्रिएट करना। दिस इज द मेन थिंग कि जो हम गिट हब यानी कि गिट से यूज करते हैं। यानी कि गिट और गिट हब में डिफरेंस मैं बता देता हूं। गिट इज द टूल कि जिसके जो यानी कि एक कमांड लाइन टूल है जो जो जिसके थ्रू हम गिट की कमांड्स किसी भी रिपोजिटरी के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो रिपोजिटरीज गिटहब भी हो सकती है, वो रिपोजिटरी बिटबकेट भी हो सकती है, वो गिट लैब भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। तो गिट इज द टूल जिसके थ्रू हम गिट की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं ऑन आर गिट रिपोजिटरीज। रिपोजिटरी कहते हैं वो प्लेस, यानी कि जिस तरह मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहूं, इट्स जस्ट लाइक अ फोल्डर। कि मेरा एक फोल्डर है जो कि मैंने क्लाउड पे रखा हुआ है, और मैं कहता हूं कि सारे उस फोल्डर में अपनी अपनी चेंजेस रख लें। लेकिन यहां पर बेनिफिट ये होता है गिट आपको यूज करने का या बिट बकेट को यूज करने का, कि ये वर्जन कंट्रोल होते हैं कि आपके हर चेंजेस, हर चीज ट्रैक की जा सकती है, और हर चीज का एक वर्जन होता है, कमिट्स होती हैं। मैंने एक चेंज पुश किया है, उसका एक चेंज मेरे पास स्टोर रहेगा, मैं दूसरा चेंज पुश करूंगा, उसका स्टोर मेरे पास रहेगा, तीसरा चेंज पुश करूंगा, उसका स्टोर मेरे पास वहां पर पड़ा रहेगा। अगर मेरा कोई गलती इस कोड में हो गई है, मुझे इधर जाना है, तो मैं इधर मूव कर सकता हूं। अगर मेरे इसमें कोई गलती होगी, मुझे इधर शिफ्ट होना है, मैं इधर मूव कर सकता हूं। यानी कि रिवर्ट भी कर सकता हूं, मैं आगे भी जा सकता हूं, मैं पीछे, जहां पर भी जाना है मैं अपने कोड के यानी कि चेंज कर सकता हूं अपनी पोजीशन को, यानी कि अपनी चेंजेस को ट्रैक कर सकता हूं, अपनी गलतियों को कंट्रोल कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें होती हैं कि मल्टीपल डेवलपर जब एक जगह पे काम कर रहे होते हैं, तो ये चीजें इश्यूज पैदा होते हैं। इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम गिट और गिट हब यूज करते हैं। गिट और गिट हब का मैंने बता दिया। गिट इज द टूल जिसके ऊपर हम लोग रिमोट रिपोजिटरीज के ऊपर हम काम करते हैं। वो और वो हम मेरे कोर्स के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो गिट भी पढ़ा रहा हूँ और गिट हब भी पढ़ा रहा हूँ। ये दोनों चीजें हमारी कवर हो रही हैं इन गिट एंड गिट हब। सेकेंड चीज आ जाती है, जब मैंने स्लाइड में भी यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है, सेकंड चीज आ जाती है हमारी कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। आप लोगों ने CI/CD का वर्ड बहुत सुना होगा।
मैंने दोबारा ये इस चीज पर फोकस कर रहा हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा कि मेरी ये सारी ऑडियंस जो है वो डेवऑप्स के बारे में जानती है, गिट के बारे में काम किया हुआ है, जेंकिंस के ऊपर काम किया हुआ है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। सो ये मेरा पर्पस है कि आप लोगों को एक्सप्लेन करना। तो इसलिए किसी का अगर लेवल ज्यादा है या कम है तो इस चीज को ये अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पर मिक्स ऑडियंस है, तो मुझे बेसिक से समझाना है। तो मैं बताता हूँ कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन क्या है। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, CI/CD का लफ्ज आप लोग बहुत सुनते होंगे। CI/CD, या अभी मैं CI की बात कर रहा हूँ। दिस इज अ CI, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन होता है कि हम एक इन्वायरमेंट बनाएं, एक ऐसा इन्वायरमेंट मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ कि सपोज दैट कि मेरा एक डेवलपर जो है वो एक चेंज यहां पर पुश करे और ये चेंज ऑटोमेटिकली कहीं पर ट्रिगर हो, और वो एक टूल यहां पर यूज होता है जो कि ये काम करता है, उसका नाम है जेंकिंस। जेंकिंस इज द CI टूल। जेंकिंस को हम यूज करते हैं CI टूल के तौर पे। जेंकिंस भी है, और भी टूल्स हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया गिट लैब CI भी है, और भी काफी सारे आ जाते हैं। तो हम लोग जेंकिंस के ऊपर, मेरा फोकस जेंकिंस है, मैं जेंकिंस पढ़ा रहा हूँ इस कोर्स के अंदर। जेंकिंस क्या करता है, जेंकिंस के साथ हम यहाँ पर लगा लेते हैं वेब हुक्स। मैं अभी वेब हुक्स के ऊपर भी नहीं जा रहा, मैं कुछ ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, लेकिन मैं कहता हूँ एक टूल लगा हुआ है। ये टूल क्या करता है कि जैसे ही यहाँ पर आपका कोई भी डेवलपर कोई चेंज, यहाँ पर ब्रांचेस होती हैं, असल में होता क्या है, मैं कहता हूँ ये जो थर्ड डेवलपर है इसकी एक ब्रांच है 3, सेकंड डेवलपर उसकी 2 ब्रांच है, और एक ब्रांच है। यानी कि ये नहीं मतलब कि 2 ब्रांचेस हैं, मतलब कि इसका नाम 2A है, इसका नाम 3A है, इसका नाम 1A है, अगर सपोज दैट ये ब्रांचेस हैं, और एक ब्रांच है जिसका नाम है मास्टर। हम क्या करते हैं, इजीएस्ट वे में मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो मास्टर ब्रांच में ये याद रखना कि अगर मैं ये कहता हूं कि मैं मास्टर ब्रांच में जो चेंज करूंगा वो चेंज डायरेक्टली जो है ना हमारा प्रोडक्शन में चला जाएगा। मैं अगर इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि मेरे पास एक एनवायरनमेंट प्रोडक्शन, मैंने एनवायरनमेंट बना लिया, एक मेरा एनवायरनमेंट है स्टेजिंग, और एक मैंने बना लिया टेस्टिंग का। ठीक है, टेस्टिंग के लिए एक मैंने बना लिया, या इसको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी कह देते हैं कई दफा, तो हम इसको डेव लिख लेते हैं। एक कहते हैं डेव है, एक प्रोड है, और एक टेस्टिंग है। अब मैं कहता हूं कि जब भी कभी मेरे मास्टर ब्रांच में कोई चेंज होगा तो इसका मतलब है कि ये जेंकिंस की जॉब, अगर इधर कोई चेंज आएगा तो ये जेंकिंस की जॉब रन होगी, और ये चेंज डायरेक्टली जो है ना प्रोडक्शन में कर देगी। लेकिन ये चेंज कभी भी डेवलपर्स के हाथ में नहीं देते आमतौर पे। ये चीज हमेशा आपका या तो मैनेजर कंट्रोल कर रहा होता है, या इस पूरी डेवलपमेंट का जो टीम लीड होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है, कि जिसको पता होता है कि यहां पर अगर कोई चेंज गई तो वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में चेंज चली जाएगी। अब बात करते हैं कि ये डेवलपर्स क्या करते हैं। अब डेवलपर है, सपोज दैट कि सेकंड डेवलपर है, इसने कोई टेस्टिंग करनी है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये चेंज गिटहब के ऊपर कमिट होगी, इसको कमिट कहते हैं, यानी कि मैंने चेंज की, वो चेंज जैसे ही होगी तो जेंकिंस की एक और पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगी। वो पाइपलाइन डायरेक्टली आपकी जो चेंज है उसको टेस्टिंग एनवायरनमेंट में डाल देगी, और टेस्टिंग एनवायरनमेंट में एक बंदा QA वाला बैठा होगा, सॉरी मेरे को मिल गई है, QA वाला बैठा होगा, जो या यही डेवलपर उस चेंज को देख लेगा कि भाई ये मेरा चेंज एप्लीकेशन जो है ना उसके अंदर आ गई कि नहीं आ गई। अगर इसने कोई चेंज की है तो वो चेंज यहाँ पर आ गया, अगर वो चेंज सही है तो ठीक है, अगर नहीं चेंज तो फिर वो उसमें चेंज करेगा, दोबारा पुश करेगा, टेस्ट करता रहेगा ये चेंजेस। तो ये पाइपलाइंस बिल्ड होती है, इसको पाइपलाइंस कहते हैं, इसको कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन कहते हैं, कि ये इंटीग्रेट हुआ हुआ है विद गिटहब, और इंटीग्रेट हुआ हुआ है विद अदर सर्वर्स, अदर एनवायरमेंट्स कह सकते हैं। ये एनवायरमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन इज द एनवायरमेंट, स्टेजिंग या डेवलपमेंट इज द एनवायरमेंट, एंड टेस्टिंग इज द एनवायरमेंट। तो ये सारे एनवायरमेंट्स हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये चेंज, इसका बहुत अच्छा चेंज था, ये इसने स्टेजिंग में भी डाल दिया, इसको कहा कि इसके डेवलपर ने कहा कि तुम्हारा चेंज सही होगा ना तो तुम क्या करना, इसको स्टेजिंग में डाल देना। तो ये जेंकिंस की एक जॉब चली है, स्टेजिंग में भी आ गया चेंज, ये चेंज यहां पर आ गया। अब वो चेंज वाकई इस तरह का था कि जो चेंज प्रोडक्शन में जाने के काबिल था। तो यहां पर बैठा हुआ एक जो आपका लीड होगा, मैं लीड ऐसे ही बना लेता हूं, वो क्या करेगा, वो एक और ये जो आपके चेंज होगा ना, आपकी इस ब्रांच को इसके साथ मर्ज कर देगा, यानी कि जोड़ देगा। और जैसे ये चेंज यहां पर मर्ज होगी तो ये वाली पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो कि उठा के कोड को प्रोडक्शन में डाल देगी, और यहां पर ये एप्लीकेशन का चेंज प्रोडक्शन में चला जाएगा। यानी कि प्रोडक्शन का मतलब है कि वो चेंज हर बंदे के पास एक्सेसिबल होगा, यानी कि जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। सपोज दैट कि मैं कहूँ कि मेरी एल्बिस टेक की वेबसाइट चल रही है, वो चेंज प्रोडक्शन में जो आप लोगों को नजर आ रही है वो चीज यहां पर नजर आनी शुरू हो जाएगी। आजकल तो मेरा अभी टेस्टिंग चल रही है वेबसाइट की, तो वो आपको वेबसाइट इतनी अच्छी नजर नहीं आएगी, लेकिन उसकी बैकअप रेडी हो चुका है। एनीवेज, तो
ये चेंजेस होते हैं। तो ये एक छोटा सा जेंकिंस का पर्पस ये है कि इट्स अ सीआई टूल, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कि कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इंटीग्रेट हो रही हैं फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स यूजिंग दिस। और यहां पर कोई बंदा नहीं बैठा हुआ जेंकिंस में, जेंकिंस के यानी कि कोई कोई यानी कि एक बंदा पर्सन जो डेडिकेट नहीं होता जो कि जेंकिंस की हर टाइम बैठ के जॉब्स को देख रहा होता है। ये काम, ये जो पाइपलाइंस बिल्ड होती है ना, ये काम है डेवऑप्स पर्सन का। यहां पर ये डेवऑप्स पर्सन आता है कि जिसने ये पाइपलाइंस बना के आगे हैंड ओवर कर देनी है, लेकिन इसके बनाने में टाइम लगता है। इसके बनाने के अंदर मैं आजकल जो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं ये जो पाइपलाइंस हैं, आप लोगों ने शायद जेंकिंस को का जीयूआई यूज किया होगा। जेंकिंस का लोग ज्यादातर जीयूआई यूज करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैं पाइपलाइंस बिल्ड कर रहा हूं यूजिंग इसकी एक लैंग्वेज होती है जेंकिंस की, उसको कहते हैं ग्रूवी। बड़ी ड्रोने ड्रोने नाम है इनके, लेकिन इनसे घबराना नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं वो पूरी कोड कर रहा हूं ताकि वो कोड किसी जीयूआई के यानी कि डिपेंडेंट ना हो। वह किसी भी हम जेंकिंस के एनवायरनमेंट के ऊपर रन करना है, मैं जस्ट अपने वो उस कोड को, पाइपलाइन को पुश करूंगा तो वहां पर वो पूरा एनवायरनमेंट बन जाएगा। वो पाइपलाइंस बन जाएंगी, वो पूरी पाइपलाइंस होती है उसमें, ये सारी पाइपलाइंस हैं कि स्टेजिंग, टेस्टिंग, ये सारी हम लोग यहाँ पर वहां पर बिल्ड कर रहे होते हैं। एनीवेज मैं बहुत डेप्थ में चला गया हूँ, अभी बहुत चीजें इसमें एक्सप्लेन करने वाली, बट इट्स आई थिंक इट्स इनफ। अच्छा, आगे चलते हैं। कॉन्टिन्यूस डिलीवरी, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट, दीज आर द टू थिंग्स जिनमें लोग, अच्छा लोग समझते हैं सीआई का मतलब, आप लोग कहीं दफा ना सीआई सीडी का लफ्ज यूज करते हैं। सीआई इज दी दिस पार्ट जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसका मतलब है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। कॉन्टिन्यूस कुछ लोग डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, कुछ लोग डिलीवरी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस डिलीवरी और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट में डिफरेंस होता है। कॉन्टिन्यूस डिलीवरी का मतलब होता है ये जो मैंने अभी डिजाइन किया था, ये है डिलीवरी। ये जो पाइप्स है ना, ये समझ लें डिलीवरी है, कि हमारी एप्लीकेशन डिलीवर हो रही है ऑन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। लेकिन बल्कि मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना ज्यादा पसंद करूंगा कि अगर मैं प्रोडक्शन को निकाल दूं, आप लोग समझ लें कि ये जो मैंने ये जो पूरी पाइपलाइन बिल्ड की है ना, इसको निकाल देते हैं कि यहां पर प्रोडक्शन नहीं है। डिलीवरी का मतलब होता है कि स्टेजिंग के ऊपर डिलीवरी और टेस्टिंग के ऊपर डिलीवरी, या आपके जितने भी एनवायरमेंट्स उनके ऊपर डिलीवर करना प्रोजेक्ट को कॉन्टिन्यूअसली। तो वहां पर हम लोग, लेकिन उसके प्रोडक्शन क्यों निकालते हैं? प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि मैं एक यानी कि जहां पर ज्यादातर ये सीआई सीडी की कंपनीज यानी कि जो आजकल रूल्स फॉलो कर रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा फेमस जो आजकल मानी जाती है डेवऑप्स की इंडस्ट्री के अंदर, वो दो कंपनीज हैं, एक फेसबुक और सेकेंडली नेटफ्लिक्स। ये दो ज्यादातर फेमस है। आप लोग इनके इनके यूज केसेस भी कभी पढ़ेंगे ना, या इनकी बारे में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, तो ज्यादातर इनके बारे में कहा जाता है कि इन कोई कंपनी भी ना, ज्यादातर हमारे पाकिस्तान में भी कई कंपनीज हैं, मैं जितना मैं भी जानता हूं और जितने मैं काम कर रहा हूं वो भी, ये जो इन्वायरमेंट है ना कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट वाला, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि ये चेंज अगर मैंने यहां पर कोई चेंज किया तो वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन में चला जाएगा। प्रोडक्शन में डायरेक्ट चेंजेस कभी भी कंपनीज पाकिस्तान में भी और कई मोस्टली कंपनीज अलाउ नहीं करती, और ये अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन ये दो कंपनीज का दावा ये है कि हमारी पाइपलाइंस इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हमने पाइपलाइंस लिखी हुई हैं, ये पाइपलाइंस लिखी जाती हैं। पाइपलाइंस लिखने का पर्पस ये होता है कि इन इन पाइपलाइंस के दरमियान में ना, यहां पर आने के लिए कई टेस्ट केसेस होते हैं, जिनको यूनिट टेस्ट केसेस भी कहते हैं, और भी टेस्ट केसेस होते हैं। उन सारे टेस्ट केसेस से जब वो गुजर जाती है तो देन वो डिप्लॉय होती है। तो इन कंपनीज का दावा यह है कि इनके टेस्ट केसेस इतने स्ट्रांग हैं कि अगर इनके डेवलपर का एक चेंज भी तमाम टेस्ट में से गुजर जाए तो वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में चला जाता है इसमें। तो इसीलिए कंपनीज आमतौर पे ये रूल फॉलो करती हैं कि वो इस चीज को अवॉइड करती हैं, वो कोई भी डिप्लॉयमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में अलाउ नहीं करती। एंड इट्स अ गुड थिंग, मैं इसको इसको सपोर्ट करता हूं, बिकॉज मैं खुद भी जब तक कभी पाइपलाइंस बिल्ड करता हूं, कभी भी टेस्टिंग करता हूं, तो इस चीज के ऊपर हम लोग का एक मेंटली तौर पे होता है कि यार हमारे टेस्ट केसेस इतने अच्छे हैं कि नहीं है। और ऑब्वियसली अगर आपके टेस्ट केसेस इतने स्ट्रांग हो तो आप पूरी की पूरी सीआई सीडी बिल्ड कर सकते हैं। हम लोग जो आजकल सीआई सीडी बिल्ड करते हैं आमतौर पे वो होती है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी होती है, वो कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट नहीं होती। वो अगर डिप्लॉयमेंट होती भी है तो वो टेस्टिंग के अंदर डिप्लॉयमेंट होती है, या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर होती है, प्रोडक्शन के अंदर डेवलप वो नहीं होती। आमतौर पे हम फॉलो नहीं करते बिकॉज वी आर कॉन्शियस ऑब्वियसली कि हम प्रोडक्शन में कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं लेके जाना चाहते जो कि मेरे डेवलपर की वजह से चला जाए।
तो एनीवेज ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके बाद आखिरी इसकी एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। ये वो टूल हैं, यहाँ पर जो चीज आती है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम नेजियो से भी आप लोगों ने देखा, नेजियोस का एक टूल यूज करते हैं, प्रोमीथियस काफी लोग यूज करते हैं, ग्राफाना यूज करते हैं, यार एक मिनट सॉरी, ग्राफाना यूज करते हैं, और भी कई कंपनी जीनोस यूज करते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जिनके नाम भी बड़े मुश्किल मुश्किल हैं। लेकिन मैंने आपको बताया, मैंने भगाना नहीं आप लोगों को इसलिए मैं इतने मुश्किल नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैं आप लोगों की चीज बता देता हूँ, मेरा ये बताने का पर्पस क्या है। मेरा जो डेवऑप्स का कोर्स है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि मैं गिट एंड गिटहब ये चीजें यहां पर कवर कर रहा हूँ। यहां पर मैं कवर कर रहा हूँ जेंकिंस को। कॉन्टिन्यूस डिलीवरी के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं डॉकर्स को, जहाँ के डॉकर्स आ जाता है। और इसी के अंदर हम ये भी कर रहे हैं कि एनसिबल भी कवर कर रहे हैं, लेकिन एनसिबल के और भी डिफरेंट पर्पसेस आ जाते हैं। एनसिबल का यहाँ पर भी पर्पस यूज हो जाता है, यहाँ पर भी यूज होता है और यहाँ पर भी यूज होता है। और इसके बाद आता है क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस किस पर्पस के लिए होता है मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। और आखिर में फिर टेराफॉर्म भी आ जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग कवर करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, एक जो मैं टूल्स कवर करा रहा हूँ उसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले बात आती है लिनक्स की। तो मैं ये नहीं बताता कि भाई लिनक्स क्या चीज है, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मैं क्या करा रहा हूँ। लिनक्स आप लोगों को पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन इसको लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दुनिया में कह सकते हैं कि 75% या इससे भी थोड़ा ज्यादा ही कह लें कि जितनी भी हमारी प्रोडक्शन के अंदर या बड़े बड़े एनवायरमेंट्स के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो लिनक्स बेस्ड चल रही हैं। विंडोज बेस्ड बहुत कम यूज होती हैं, मैक बेस्ड भी कम होती हैं, लेकिन लिनक्स बेस्ड सबसे ज्यादा यूज होती है। और लिनक्स बेस्ड यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आपके आपके घर में जो मशीन्स भी लगी हैं ऑटोमेटिक, किसी के घर में अगर मशीन्स भी है ना तो वो भी वहां से लेके अगर बड़े लेवल तक नासा तक भी चले जाएं तो वहां पर भी लिनक्स यूज हो रही है। सो लिनक्स इज अ बेसिक थिंग। मेरे कोर्स में बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया, और मैं शुरू में बताऊं मैंने इतना बेसिक से स्टार्ट किया कि समटाइम कुछ लोग मजाक से कह देते हैं कि बहुत ज्यादा वो बेसिक्स है, यानी कि एलएस से स्टार्ट करता हूं। आप लोगों को एलएस के बारे में पता होगा, लिस्ट की कमांड से। लेकिन मेरा मैटर नहीं है, मुझे नहीं परवाह कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है या क्या करता है। द मेन थिंग इज दैट कि आप लोगों को उससे कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने को बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह के हैं, जो ये चाहते हैं कि वो अपने आईटी फील्ड से जहां पर वो स्टक हैं, अगर वो नई जॉब स्विच कर पा रहे तो वो मीनवाइल ये लर्निंग करें, वो सीखें इन चीजों को। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे लर्निंग, तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। कौन क्या कहता है, डोंट केयर एनीवन, यू जस्ट नीड टू फोकस कि आपको क्या अचीव करना है। तो लिनक्स बहुत बेसिक से स्टार्ट हो रहा है लिनक्स का कोर्स। इसके बाद यानी यानी इसमें हम लोग लिनक्स से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से थोड़ा सा आगे जाऊं तो हम लोग आगे बैश स्क्रिप्टिंग में चले जाते हैं, हम बैश की थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग करते हैं, और ये मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बताया, चीज वो मुश्किल होती है जिसको हम लोग करने से डरते हैं। जब जब हम लोग करना शुरू कर देंगे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। और ये बातें नहीं है यार, लिटरली ये बातें नहीं है, मैंने ये चीजें की हुई हैं। मैं कोई डेवलपर नहीं हूँ, मैं आईटी का पर्सन हूँ जिसको डेवलपमेंट शायद आती भी नहीं है, लेकिन अब मैं पाइथन के हल्के फुल्के स्क्रिप्ट्स लिख लेता हूँ, उनको एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। जेसोन के मैं कर लेता हूँ। मैंने बताया ग्रूवी मैंने कभी भी नहीं की थी, ग्रूवी में कर रहा हूँ। लेकिन ये करने के साथ साथ आ जाता है। लिख नहीं सकते हम, मॉडिफाई कर सकते हैं, एटलीस्ट हम गूगल करके उसको सर्च करके यूज कर सकते हैं। दिस इज द मेन थिंग। इसके बाद आ जाती है बैश से हम आगे चलते हैं, तो फिर आगे हम लोग बैश स्क्रिप्टिंग के बाद क्रॉन जॉब्स और ये सारा कुछ इसमें देख लेते हैं। ये मैं मेन पार्ट करता हूँ। लेकिन मैं अपने कोर्स के अंदर क्योंकि मैं खुद लिनक्स के ऊपर काम करता रहा हूँ काफी अर्सा, 3 मेरे सेशंस होते हैं जो कि मैं करवाता हूँ, और एक सेशन एंड पे होता है जो कि मेरा एक दोस्त है, वो सीनियर क्या नाम है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर है काफी बड़ी कंपनी के अंदर। तो उसका जो एडवांस सेशन है ना वो मैं उससे करवाता हूँ अपने कोर्स के अंदर। वो इसका मेन पर्पस ये है कि ताकि आप लोगों को एक अच्छा जो हाई लेवल टच है वो भी मिल जाए। वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ये 4 सेशंस होते हैं लिनक्स के। ये 4 सेशंस का मतलब है कि 2 वीक्स यहाँ पर हम लोग स्पेंड करते हैं। मैं बाकियों के एस्टिमेट शायद इस तरह से नहीं दे सकूंगा, बट इट्स अ रफ एस्टिमेट, माइट बी इट विल टेक सम 4 to 5 सेशंस ले सकते हैं। अच्छा, गिट है और गिट के साथ गिट हब है, क्योंकि ये दोनों मर्ज्ड हैं, मैंने इनको सेपरेट नहीं किया हुआ। गिट एंड गिट हब बोथ मैं कवर कराता हूँ, और ये जो है वो 2 सेशन यानी कि 1 वीक के अंदर कवर होते हैं। इसमें गेट के बारे में, गेट की कमांड्स आ जाती हैं, क्या नाम है, लोकल रिपोजिटरीज जो हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग रिमोट रिपोजिटरीज क्रिएट करते हैं, कोड को पुश करना, पुल करना, क्लोन करना, कमिट्स करना, उसके बाद उनको मर्ज करना, रिक्वेस्ट भेजना, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है, प्राइवेट पब्लिक रिपोजिटरीज और ये सारा कुछ उसके अंदर आता है।
तो हम ये सारे काम इसके अंदर करते हैं। ये इसके अंदर काफी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और मैं लिटरली बताऊं, इस बात को बताने में शर्म वाली मैं महसूस नहीं करूंगा कि मैंने जब मैं काम करता था, वो कंपनी बहुत अच्छी है जिसमें करता रहा हूं मैं। क्वेश्चन लेता हूं इमरान आपसे, लेकिन मैंने वहां पर कभी भी गेट नहीं यूज किया था। मुझे लिटरली गेट क्लोन करना भी नहीं आता था आज से 2-1.5 साल पहले तक। लेकिन जब ये करना शुरू किया तो अब आ ही जाता है यार, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैं इसलिए ये बताने का पर्पस है, वहां पर कंपनी में ये चीजें फॉलो नहीं होती थी तो हम सीख नहीं सके। बट इनिशिएटिव लेके सीखोगे तो कुछ आएगा ना। अगर वहां बैठ के आप बैठे रहेंगे तो नहीं जाएगा। मैं इमरान क्वेश्चन देता हूँ, आप बेशक हैंड रेज रखो, तो ये चीज आ जाती है। बेशक आप अभी क्वेश्चन कर सकते हो। मेरे ख्याल से आगे जाने से पहले यहीं पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी इमरान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लिनक्स का फ्लेवर कौन सा यूज़ करना चाहिए? हाँ, बता देता हूँ। हम लोग सर डिपेंड करता है आपकी काम के ऊपर। अगर मैं जो अपने कोर्स में करा रहा हूँ, मैं फोकस CentOS 7 और CentOS 7 तो नहीं, अब तो 8 भी आ चुका है, और मैं Ubuntu के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। तो मैं प्रोडक्शन में भी सबसे ज्यादा ये यूज करता हूँ। अब तो Ubuntu 20 यूज कर रहा हूँ। पहले मैं 18.04 यूज कर रहा था, अब 20 यूज कर रहा हूँ। CentOS पहले 7 यूज कर रहे थे, अब 8 यूज कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों ईजी हैं, इनमें डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं है। इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। मैंने जो कोर्स मेरा स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, CentOS से स्टार्ट करते हैं, वर्चुअल मशीन से। उसके बाद फिर हम लोग क्लाउड पे मूव हो जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं AWS आर्किटेक्ट हूँ, और मैं AWS को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, या कोई भी क्लाउड हो। मैं AWS का वर्ड नहीं यहाँ पर यूज करूंगा बिकॉज इट्स नॉट AWS क्लास। कोई भी हो, मैं वहां पर इन्वायरमेंट बिल्ड करके वहां से सर्वर्स इनिशिएट करके काम करता हूँ। तो ज्यादातर वो Ubuntu के होते हैं, तो हम ये ज्यादातर यूज करते हैं फ्लेवर्स। तो ओके। दोनों बहुत अच्छे हैं, ओके। प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा ये यूज हो रहे होते हैं, तो हम ये यूज करते हैं। ये स्टेबल है। अच्छा, कुछ लोग रेड हैट भी यूज करते हैं, RH, उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। रेड हैट प्रोडक्शन में यूज होता है, रेड हैट एंटरप्राइज लेवल पे यूज होता है, और अगर फ्री में जाना है तो फिर ये यूज करते हैं। ये कम्युनिटी एडिशन हैं, इनके भी आ जाते हैं एंटरप्राइज, लेकिन रेड हैट एंटरप्राइज एडिशन में सबसे कंफर्टेबल, सबसे स्मूथ माना जाता है, बिकॉज ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जी। तो ओके ये सर, चीजें। थैंक यू। ओके, इसके बाद आ जाते हैं गेट और गेट। अच्छा, डॉकर, डॉकर इज द मेन मेन पार्ट ऑफ माय कोर्स। मेरे कोर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, में बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पार्ट इतना है कि इसमें मेरे ख्याल से, शायद मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया, मेरे ख्याल से शायद 8 सेशंस लगते हैं और 4 वीक, यानी कि तकरीबन 1 मंथ इस पे लग जाता है। ये हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम बिल्कुल बेसिक डॉकर के बारे में समझते हैं कि डॉकर है क्या, डॉकर की जरूरत क्या थी, डॉकर का एग्जैक्टली पर्पस क्या था, इसने वर्चुअलाइजेशन को कैसे कवर किया, वो सारी चीजें हम कवर करते हुए सबसे पहले डॉकर के सिंपल सा एक कंटेनर क्रिएट करते हैं, डॉकर के इमेजेस क्रिएट करते हैं, डॉकर के वॉल्यूम्स का डिफरेंस बताता हूँ, डॉकर नेटवर्क्स बताता हूँ, डॉकर बाइंड माउंट्स आ जाते हैं, डॉकर स्वार्म आ जाता है, डॉकर कंपोज आ जाता है। ईच एंड एवरी पार्ट ये मैं इसमें हम लोग कवर करते हैं, और इसमें आपका एडवांस पार्ट भी कवर होता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर किसी को डॉकर के बारे में मैं बल्कि इंट्रोडक्शन भी बल्कि छोटा शॉर्ट सा दे देता हूँ, बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों को एटलीस्ट हाउ नो हो, अगर किसी को नहीं है तो डॉकर एग्जैक्टली है क्या, लोग कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने किसी ने वर्चुअल मशीन क्रिएट की होंगी। वर्चुअल मशीन के बारे में हमेशा इसके साथ वर्चुअल मशीन का कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि वर्चुअल मशीन आम तौर पे हम लैपटॉप्स में यूज करते हैं। वर्चुअल मशीन का पर्पस क्या होता है? वर्चुअल मशीन का पर्पस ये होता है कि सपोज दैट कि आज मुझे आप लोग को एक डेमो देना है Ubuntu के ऊपर या CentOS के ऊपर। मैंने आप लोगों को Ubuntu के ऊपर या CentOS के ऊपर अगर मैंने आपको डेमो देना है, या चलो मैं विंडोज भी लिख लेता हूँ। विंडोज तो वैसे चल रही है, इसलिए मैं विंडो नहीं कह रहा था, क्योंकि विंडो के ऊपर ही बैठा हूँ, इसलिए मैं विंडो नहीं लिखता, क्योंकि कंफ्यूज ज्यादा हो गया। अगर मैंने इसके ऊपर डेमो देना है तो मेरे पास सबसे क्विकेस्ट वे क्या है? क्या ये क्विकेस्ट वे कि मैं अपने लैपटॉप में जाऊं, इसको शट डाउन करूं, इसके बाद मैं अपने लैपटॉप को शट डाउन करने के बाद एक USB से पूरी नई एक विंडो करूं, और उसके बाद मैं सारा कुछ करने के बाद क्या नाम है, आप लोगों को इंस्टॉल करके ऑपरेटिंग सिस्टम फिर वहां पर शिफ्ट करूं, वहां पर दिखाऊं? बट द क्विकेस्ट एंड इजीएस्ट वे ये है कि मैं एक वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं। एक ISO इमेज होता है, इनका ISO इमेजेस होते हैं, इसका भी ISO इमेज मिल जाता है नेट से, ISO इमेज कहते हैं, और इसका भी मिल जाता है। हम वो उसको उठाएं, और उसके उठाने के बाद हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करें। अब वो होता क्या है, ये देखिए, ये मेरा लैपटॉप है सपोज दैट। इस लैपटॉप के ऊपर मैंने एक इंस्टॉल कर दी वर्चुअल मशीन। मैंने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की, वर्चुअल मशीन के ऊपर फिर मैं एक और ऑपरेटिंग सिस्टम करूंगा, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ये वाला। और फिर इसके ऊपर फिर मैं सपोज दैट कि अगर मैंने कोई वेबसाइट डिप्लॉय करके आपको दिखानी थी, तो मैं एक अपाची इंस्टॉल करूंगा। ओ सॉरी,
ओके अगर मैंने सपोज रखो कोई वेबसाइट इंस्टॉल करके मैं एक अपाची इंस्टॉल करूंगा, अपाची के ऊपर फिर मैं उसकी डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज करूंगा, उसके बाद फिर आपके पास जो है मेरी वेबसाइट जो है वो एक्सेसिबल हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे क्या नाम है माईसीक्वल भी करनी है, मैं इसके ऊपर एक माईसीक्वल भी चला लूंगा, एक इंस्टॉल कर दूंगा, उसकी डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज आ जाएंगी, तो ये सब कुछ इस तरह आके फिर मेरी एप्लीकेशन पूरी चल जाएगी और इसके बाद मेरी वेबसाइट जो है वो लोकली चल रही होगी। लोकली आप लोग में से अगर कोई वेब डेवलपर होगा तो वो कहेगा यार सबसे इजी वे है कि वो वैम्प या जैम्प सर्वर चला लें। मैं वो एग्जांपल नहीं देना चाह रहा था, वो चीजें डिफरेंट है, वो बिल्कुल ही इट्स अ डिफरेंट थिंग। चलो वेब सर्वर छोड़ दें, आप जावा की एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, अब तो नहीं उस पर वो मेरे ख्याल से चलेगी, उसकी भी और सोर्सेज होंगे, बट दिस इज द इजीएस्ट एग्जांपल। ये मैं क्या कह रहा था, ये मेरा अपना लैपटॉप है, सपोज मैं यहाँ लैपटॉप लिख रहा हूँ, बट इसको लैपटॉप नहीं कहते, इसको कहते हैं होस्ट मशीन। इसके आगे मैं लिख देता हूँ होस्ट, ये मेरा होस्ट है कि जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ। मैं यहाँ इसको लिखने से बेटर है यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये मेरा लैपटॉप है या होस्ट मशीन है या मेरी होस्ट मशीन है। ये मेरा है वर्चुअल मशीन, VMware, या मैंने जो भी यूज किया वर्चुअल, जो भी मैंने वर्चुअल मशीन यूज किया, इसके ऊपर मैंने Ubuntu इंस्टॉल कर दी। 18.04 लोग यूज करते हैं कुछ, अब तो 20.04 भी आ गई। इसके ऊपर मैंने अपाची इंस्टॉल कर दिया, अपाची। उसके बाद मैंने यहाँ पर माईसीक्वल भी इंस्टॉल कर दिया, डेटाबेस भी इंस्टॉल कर दी, यहाँ उसकी कोई डिपेंडेंसी लाइब्रेरी की। उसके बाद मेरी एक वेबसाइट चल गई जिसको मैं कहता हूँ चलो elbistech.com, मेरी लोकली चल गई। ये लोकल चलेगी, बाहर नहीं चलेगी, बिकॉज इट्स ऑन योर लोकल मशीन। अब बात करते हैं कि कंटेनर ने क्या किया, डॉकर्स की क्या बात, डॉकर्स कहाँ यूज हुआ। डॉकर कहता है कि व्हाई यू आर डूइंग दीज थिंग्स, ये इन दोनों की जरूरत क्या है तुम्हें, इन दोनों के पार्ट की जरूरत ही नहीं है, ये आपके रिसोर्सेज जाया कर रहे हैं। सपोज दैट कि मेरे ये जो होस्ट मशीन है, मेरा इस टाइम जो लैपटॉप चल रहा है, ये 1 टेराबाइट इसकी मेमोरी है, इसके ऊपर मेरा 16 GB रैम लगी हुई है। अगर मैंने ये वर्चुअल मशीन क्रिएट की और इस सर्वर को मैंने कहा कि ये 4 GB रैम यूज करेगा और 100 GB मैंने इसको असाइन कर दी है मेमोरी, इसका मतलब है कि मैं 4 की 4 मशीन क्रिएट करूंगा तो 16 GB ले जाएगा, और 16 GB के बाद मेरा लैपटॉप हिलेगा भी नहीं। यानी कि मैं आप लोगों को ये स्लाइड्स भी या पेंट भी ओपन करके नहीं दिखा सकूंगा, बिकॉज यहाँ पर होता है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में ये कहेगा कि भाई मेरे तो सारे रिसोर्सेज ये खा गया है, अभी तो नहीं खाए हुए, लेकिन वो उसमें उसमें बता देगा, तो उसमें चले जाएंगे। एनीवेज, अब डॉकर्स में क्या होता है, इजीली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई नो कि आप में से कईयों को चीजों का आइडिया होगा, बट माय माय दिस सेशन इज जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन। यहां पर आ गया जी होस्ट मशीन, मैं कहता हूं लैपटॉप ही है मेरा लैपटॉप, मैं खुद लिख रहा हूं जस्ट फॉर योर रेफरेंस। होस्ट मशीन, होस्ट मशीन के ऊपर आ जाएगा, होस्ट मशीन के ऊपर भी नहीं वैसे तो कहते, होस्ट मशीन के ऊपर छोटा सा ना एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, और वो सॉफ्टवेयर का नाम है डॉकर। ये देखें, आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर इंस्टॉल हुआ हुआ है, अगर मैंने बंद ना किया हो। नहीं मैंने बंद किया, वैसे मैं वो रिसोर्सेज ले रहा था तो मैंने बंद कर दिया। वो सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो जस्ट सॉफ्टवेयर है, मैं वर्चुअल मशीन नहीं कह रहा, इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर। और उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप क्या करेंगे, यहां पर छोटे छोटे से, यानी कि एक कंटेनर चलाएंगे, उस कंटेनर के अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसको लाइट वेट कंटेनर्स कहते हैं। मेरा आपको मैं एक चीज बताऊं, आपने कभी किसी ने आप में से कोई मुझे बताएगा कि आम तौर पे आप लोगों ने जो डाउनलोड करते हैं आईएसओ इमेज Ubuntu का, वो कितने जीबी का होता है, किसी ने किया होगा? चले मैं अगर रफली एक्सप्लेन भी 2 से 2.5 GB का। हाँ तकरीबन। और अगर उसमें कुछ थोड़ी से ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन है तो वो 4 GB तक अराउंड चले जाते हैं, चले मैं 2 से 4 GB कर लेता हूँ। लेकिन हाँ 4 GB, मैंने तो 4 GB देखा था इसलिए 4 GB तक। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, आपको अगर मैं कंटेनर दिखाऊं, मैंने बाय चांस गलती से ना सर्वर बंद कर दिए, अगर सर्वर चल रहे होते ना मैं आपको दिखाता कि जो आमतौर पर डॉकर कंटेनर Ubuntu इमेज का कंटेनर मिलता है ना, वो बहुत भी, अगर मैं हद कोई बहुत बड़ा भी कहूँ ना, तो वो 700 MB का होता है, 700 MB का। बल्कि यहां पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होता है डॉकर के अंदर, उसको कहते हैं अल्पाइन, वो तो आपका मेरे ख्याल 50 MB का होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 50 MB का ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप इसके ऊपर कंटेनर चला सकते हैं। और अभी चलाया, थोड़े बहुत बंद कर दें, ये उतने रिसोर्सेज लेता है जितने इसको जरूरत है, उसके बाद वो रिसोर्सेज नहीं यूज करता इसके, और इसके ऊपर आप पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दें। द मेन थिंग इज दैट, अगर मैं सिंपली बताऊं तो, कि डॉकर्स का मेन पर्पस ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी मल्टीपल एप्लीकेशंस, लाइट वेट एप्लीकेशंस आपके डॉकर के ऊपर चल रही हो, मल्टीपल कंटेनर्स। मुझे अपाची चलाना है, मुझे एनजिनएक्स चलाना है, मुझे पोस्टग्रेस एसक्यूएल चलाना है, मुझे कोई भी एप्लीकेशन चलानी, बड़ा ईआरपी सिस्टम कोई चलाना है, मेरे पास सारे कंटेनर्स पड़े होते हैं। आप क्या करते हैं, सपोज दैट कि मैं यहाँ से किसी का रैंडमली नाम ले लेता हूँ, फैसल ने कोई चीज एप्लीकेशन बनाई है ईआरपी सिस्टम,
और आप सबको भी यूज करनी है। फैसल क्या करेंगे, इस पूरे इमेज को बना के एक रिमोट रिपोजिटरी होती है, उसको कहते हैं डॉकर हब। डॉकर हब पे ये पुश कर देंगे, मैंने डॉकर की स्पेलिंग गलत लिख दी, डॉकर हब पे पुश कर देंगे और वहां से आप लोग इस इमेज को जब पुल करोगे तो इससे कंटेनर्स बन जाएंगे और ये वो कंटेनर के अंदर सब कुछ हुआ होगा, सब कुछ। अगर आपको यहां से अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को भेजना पड़े ना आईएसओ इमेज, तो आपको लग पता जाए, अगर पूरा आईएसओ इमेज भेजना पड़े और वो भी सिर्फ खाली नहीं, उसके ऊपर पूरी एप्लीकेशन चल रही हो, तो अगर ये आमतौर पे 4 GB का होता है एप्लीकेशन चला के, अगर ये बहुत भी कम कहूं तो अगर 7 GB का भी हो गया, आप नेट पे हमारे जैसे मुल्क में अगर भेजने शुरू करें तो आपको काफी टाइम लग जाता है। दीज आर द फ्यू स्मॉल एग्जाम्पल्स कि जिनको हम यूज करते हैं। जी मुराद। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन है कि डॉकर इमेज और कंटेनर में क्या फ़र्क है? हाँ, नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ, डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर में डिफरेंस ये होता है कि डॉकर इमेज इज दी, जस्ट एक मैं लिख लूं, डॉकर इमेज इज दी पैकेज। इसको हम पैकेज अगर मैं लफ्ज दूं ना तो ज्यादा बेटर है। पैकेज का मतलब ये कि पूरी एप्लीकेशन का एक पैकेज है, पूरा पैकेज है, लेकिन ये चल नहीं सकता। इसको चलाने के लिए हम कंटेनर्स यूज करते हैं, यानी कि इसको कंटेनर्स के ऊपर चलाते हैं। यानी कि कंटेनर क्या करता है, इसको एज अ रेफरेंस इमेज लेता है। अगर मुझे एक कंटेनर चलाना है, मुझे इस इमेज का मुझे मल्टीपल कंटेनर चलाने हैं, तो मैं एक इमेज के मल्टीपल कंटेनर चला सकता हूं। लेकिन कंटेनर जो है वो क्या नाम है, किसी ना किसी इमेज की बेस पे चलता है। इमेज वो कोई भी हो सकता है, आपकी पूरी एप्लीकेशन भी हो सकती है, और वो आपका जो है वो एक रन टाइम आपके पास मिल जाता है आपको, कि आप वहां पर यूज करते हैं कि आपने उसको यूज करना है। यानी कि मैंने क्या नाम है, यानी कि कह सकते हैं आपकी एप्लीकेशन की एक पूरी कॉपी क्रिएट हो जाती है। अगर आपको कंटेनर क्रिएट करना है, मैंने सपोज जैसे आपको ये एग्जांपल दी कि मेरे पास पूरा एक ईआरपी सिस्टम पड़ा हुआ है, या मेरे पास कोई पूरी जावा की एप्लीकेशन पड़ी हुई है, मैंने वो इमेज में रखी हुई है, तो इमेज वहां पर पड़ा पड़ा यानी कि एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको चलाने के लिए हम कंटेनर को कहते हैं कि भाई कंटेनर तुम्हारा इमेज ये है, इसको लो और अपने ऊपर डिप्लॉय कर दो। तो वो इस इमेज को एज अ रन टाइम यूज करता है। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो हम इमेज को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो हम बेस इमेज यूज कर लेते हैं। अब मैं आगे जाके आपको, वैसे तो मैंने भी बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन किया है, हमारे जो इस कोर्स के अंदर हम लोग चीजें यूज करेंगे, उसमें आगे जाके हम डॉकर फाइल्स यूज करेंगे, वो आप लोगों ने लफ्ज जरूर सुना होगा, और डॉकर कंपोज यूज करेंगे। अब यहां पर बात आती है डॉकर फाइल। डॉकर फाइल्स का मतलब ये होता है कि मैं कहता हूं कि मैंने अपनी मर्जी का इमेज बनाना है, अपनी मर्जी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन अपनी मर्जी की करनी है, तो मैं डॉकर फाइल से अपनी मर्जी की क्या नाम है एप्लीकेशन को डिजाइन करूंगा, कि उसका इमेज मैं युबंटू का रख लूंगा मेन इमेज, उसके अंदर कुछ इंस्टॉलेशन अपनी मर्जी की लाइब्रेरीज पैकेजेस करूंगा और एप्लीकेशन डिप्लॉय करके मैं रेडी कर लूंगा। लेकिन जब इसको चलाना है ना, तो उसके लिए हमें कंटेनर चाहिए। यानी कि हम कंटेनर को कहेंगे भाई तुम्हारा इमेज ये है, इस इमेज को डिप्लॉय कर दो, इसका कंटेनर क्रिएट कर दो, तो वो इस इमेज को लेके उसको क्रिएट कर देगा। तो अभी बहुत सारी चीजें मैंने बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, शायद इसलिए आप लोगों को किसी को समझ आई है, और अगर नहीं आई तो जरूर क्वेश्चन करना, लेकिन अभी मैं पहले अपनी स्लाइड्स कंप्लीट कर लूं। अच्छा, एनीवेज डॉकर को मैंने शॉर्टली एक्सप्लेन किया है, ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे। जेंकिंस के ऊपर आ जाते हैं। जेंकिंस के बारे में मैंने आपको बताया है, मेरा जो कोर्स है उसके अंदर हम लोग तकरीबन 4 सेशन इसके ऊपर लगाते हैं, तकरीबन कोई 2 वीक्स जेंकिंस के ऊपर लगाते हैं। और जेंकिंस के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल जेंकिंस। अच्छा, मैंने जो कोर्स डिजाइन किया, मैं आपको वो एक शॉर्ट सी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉरी, ये मेरी कुछ चीजें खुली हुई थी, जस्ट एक मिनट। ओके, जो मेरा कोर्स है उसमें मैंने ये किया हुआ है, सबसे पहले लिनक्स से हम स्टार्ट करते हैं, लिनक्स के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉकर्स के ऊपर, बल्कि गेट को कर लेते हैं एक दफा कवर, गेट एंड गिटहब। लेकिन जो मैंने आगे डिजाइन किया वो ये कि हम लोग लिनक्स को और गिट को लेके आगे चलते हैं, यानी कि ये इसके साथ मर्ज हो जाता है, लिनक्स गिट के साथ मर्ज हो जाता है, हम गिट और गिटहब को यूज करते हैं, फिर आगे हम चले जाते हैं डॉकर्स में। फिर डॉकर्स को भी छोड़ते नहीं है, डॉकर्स को छोड़ना इसका मतलब ये है कि मैं डॉकर्स को लेके आगे जेंकिंस में चला जाता हूं, यानी कि मैं जेंकिंस भी डॉकर के ऊपर डिप्लॉय करता हूं, जेंकिंस के कंटेनर भी डॉकर पे डिप्लॉय करता हूं, फिर उसको यूज करता हूं। फिर इसके बाद हम आगे चले जाते हैं एंसिबल में, एंसिबल भी हम डॉकर्स के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, और इसके थ्रू पाइपलाइंस बिल्ड कर, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं इनको। फिर आगे जाके क्यूबरनेटिस आ जाता है। तो ये मेरा मैंने कोर्स को इस तरह कि पिछली चीजें रहें, वो यूज होती रहे, ना कि वो पीछे रह जाएं। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है सारी चीजें। अच्छा, अब हम आते हैं जेंकिंस के ऊपर।
जेंकिंस में हम स्टार्ट करते हैं जेंकिंस की बेसिक से, जेंकिंस की इंस्टॉलेशन से, जेंकिंस की पाइपलाइंस जो सिंपल हम लोग जीयूआई से क्रिएट करते हैं, फिर उसके कुछ प्लगइन्स के ऊपर आ जाते हैं, फिर हम एक पूरी पाइपलाइन बिल्ड करते हैं जो हमारी एप्लीकेशन गिटहब से यानी कि चेंजेस को लेके किसी जगह पे डिप्लॉय करती है, जावा की एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, मेविन के ऊपर थोड़ी सी करते हैं वर्किंग, इसके ऊपर क्रेडेंशियल्स, इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है वो हम लोग देखते हैं। तो काफी सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं एंसिबल। एंसिबल को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। मैं इसको शॉर्टली एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि अब काफी ज्यादा टाइम ऊपर हो चुका है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल इसको इसलिए कहते हैं कि इसका मतलब ये होता है, बहुत यानी कि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर अगर यहाँ पर कोई बैठा तो वो, और उसने अगर एंसिबल पे काम नहीं किया होगा तो वो इसको बहुत लाइक करेगा। होता क्या है आमतौर पे ये होता है कि हमें कई दफा ऐसे टास्क करने पड़ते हैं जो हमें वीकली बेस पे या डेली बेस के ऊपर मल्टीपल मशीन्स के ऊपर करने पड़ते हैं। कोई 1, 2 या 100 मशीन्स के ऊपर या 200 या 500 मशीन्स के ऊपर भी हमें कोई सर्वर्स के ऊपर काम करना पड़े, तो क्या हम हर सर्वर को बार बार एक्सेस करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे? ऐसा एंसिबल ने क्या किया, एंसिबल की आप क्या करते हैं, एक प्लेबुक लिखते हैं। वैसे तो और बहुत से यूज केसेस है बट दिस इज द इजीएस्ट एग्जांपल जो मैं आपको एक्सप्लेन कर, मैंने अगर आप सबके यूजर्स क्रिएट करने हैं इन सारे सर्वर्स के ऊपर, तो आमतौर पे क्या होता है, मैं पहले इस सर्वर को एसएसएच करूंगा, यानी कि सर्वर में जाऊंगा, आपका यूजर क्रिएट करूंगा, आपका पासवर्ड क्रिएट करूंगा, आपकी डायरेक्टरीज क्रिएट करने के बाद फिर अगले सर्वर में चला जाऊंगा, फिर उसको क्रिएट करूंगा, और वे करते करते क्या पता मुझे ये पूरे इस चलो 100 सर्वर तक बात कर लेते हैं, अगर मुझे करना पड़े तो माइट भी मुझे 1 महीना भी लग सकता है। चलो 1 महीना नहीं, चलो 1 वीक कह लेते हैं। लेकिन एंसिबल क्या करता है, एंसिबल की होती है प्ले बुक्स। आप क्या करते हैं, एक YAML लैंग्वेज है, YAML है, YAML, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत इजी है, ये बात याद रखना कि ये लैंग्वेजेस के बारे में मैंने आपको कहा था कि कोडिंग नहीं है ज्यादा, लेकिन ये याद रखना YAML को समझना आम बंदा भी समझ लेता है, लिखना भी आसान काम है। और दूसरी चीज ये कि मैं आप लोगों को बेस्ट केसेस भी बताता रहता हूँ अपने के टूल्स कौन कौन से यूज करें, तो हम लोग यूज करते हैं अमूमन विजुअल स्टूडियो, जिसके अंदर इसकी एक्सटेंशन मिल जाती है, वो एक्सटेंशन हमारा काफी काम आसान कर देती है। एनीवेज, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं भाई, एक रैंडमली लिख लेते हैं एक कि भाई इन सर्वर्स के सारों के आईपीज उठा कर इसमें डाल देते हैं। पहली मशीन का आईपी डाल देंगे, दूसरी की मशीन का आईपी डाल देंगे, तीसरी का सारों की मशीन की आईपी एक दफा एफर्ट करके ना आईपीज डाल देंगे। फिर एक इसको कहते हैं होस्ट फाइल, ये प्लेबुक नहीं होती, प्लेबुक यहाँ पर लिख लूंगा मैं, ये प्लेबुक लिखूंगा भाई, यूजर क्रिएट करो, उसके पासवर्ड बनाओ, उसके ये क्रिएट करो, और कहूंगा भाई इन सब के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाओ। वो क्या करेगी, जितने भी आईपी जहां डले हुए सबको पुश कर देगी सारी चेंजेस, और यहां पर आपके यूजर्स क्रिएट हो जाएंगे विद इन मैक्सिमम 5 मिनट्स। ये बहुत एक शॉर्ट सा मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। या मैं ये कहूं कि अगर मुझे इन, चलो 5 सर्वर्स कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा काम कर देता हूं, 5 सर्वर्स के ऊपर मुझे जावा की एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, उसकी लाइब्रेरीज पैकेजेस सारा कुछ करना है 5 सर्वर्स, तो मैं सबके ऊपर जा जाके घंटा घंटा नहीं लगाऊंगा, मैं एक प्लेबुक लिखूंगा, जेनेरिक प्लेबुक कहते हैं उसको। वो प्लेबुक लिख के मैं जब पुश करूंगा सॉरी तो वो सारी चेंजेस हमारी इन 500 सर्वर के ऊपर हो जाएगी मैक्सिमम। आपने सिर्फ एग्जीक्यूट करके 30 मिनट बैठ के देखना है, सिर्फ शायद 30 मिनट भी ना लगे, लेकिन आपने सिर्फ बैठ के चेयर पे देखना है और सब कुछ हो रहा होगा, और एट अ टाइम हो रहा होगा। आप अब यहाँ पर होस्ट बना लेते हैं, आप वेब के होस्ट बना लेते हैं कि भाई वेब सर्वर्स के एक अलग आईपीस बना लेते हैं 5-7, डेटाबेस के अलग आईपीस डाल देते हैं, सॉरी ये डीबी लिखना था, डीबीज यहाँ पर अलग बना लेते हैं, लोड बैलेंसर्स के अलग बना लेते हैं, तो उन सब के ऊपर एग्जीक्यूट, तो हम लोग पूरे प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं। मेरे इस पूरे कोर्स के अंदर 2 से 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो हम डिप्लॉय करते हैं इन सारे टूल्स को यूज करके, पाइपलाइंस भी बिल्ड करते हैं, और ये हमारा एंसिबल, मैंने शॉर्टली एक्सप्लेन, कुबरनेटिस एक्सप्लेन का तो आजकल बहुत हिट है, आजकल लोगों को कुबरनेटिस का बहुत चार्म है, लेकिन कुबरनेटिस इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। ये मैं बात वाहिद करूंगा कि ये वो चीज है जो कि इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। कुबरनेटिस डिपेंडेंट है, मैं ये कहूंगा कि अगर आप किसी ने भी कुबरनेटिस पढ़नी है तो मैं उसको रेकमेंड करूंगा कि अगर उसको डॉकर नहीं आती तो वो कुबरनेटिस अभी नहीं स्टार्ट कर सकता। ये एक प्री रैक है इस पूरे सब के अंदर कि कुबरनेटिस के लिए डॉकर इज अ प्री रैक, क्योंकि कुबरनेटिस असल में कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल कहते हैं, यानी कि कंटेनर्स बन गए, हजारों बन गए, लाखों बन गए कंटेनर्स, अब उनको मैनेज कैसे करना है, ये सारा काम हम कुबरनेटिस के थ्रू करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस टाइम एक्सटेंसिवली कुबरनेटिस के ऊपर काम करने का मौका मिल रहा है, जो मैं काम एक्चुअल में क्लाइंट्स के साथ कर रहा हूं, मैं अपने कोर्स में वो चीजें इन करता जा रहा हूं, कोशिश मेरी पूरी है कि वो उसके अंदर आती जाए। तो हम इसके अंदर डिप्लॉयमेंट फाइल्स क्रिएट करते हैं,
हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सर्विसेज क्रिएट करते हैं, डिप्लॉयमेंट्स क्रिएट करते हैं, वॉल्यूम्स और बहुत सारी चीजें होती हैं वो हम क्रिएट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं उसको। इसके ऊपर भी एक पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करता हूँ मैं, इधर भी एक प्रोजेक्ट हम करते हैं कुबरनेटिस के ऊपर। तो ये चीज इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, मैंने टेराफॉर्म यहाँ पर डाला नहीं है क्योंकि मैं पहले पढ़ाता नहीं था, अब ये स्टार्ट हुआ है, ये मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें टेराफॉर्म करवा रहा हूँ मैं। तो टेराफॉर्म मैंने लिखना भूल गया था यहाँ पर। टेराफॉर्म मैंने इंक्लूड किया। टेराफॉर्म के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। टेराफॉर्म जो है वो उसको कहते हैं IaaS, सॉरी IaaS कह रहा हूँ, CaaS, कोड एज अ सर्विस। कोड एज अ सर्विस का मतलब ये होता है, टेराफॉर्म का मतलब ये है कि टेराफॉर्म असल में हम लोग क्लाउड के ऊपर ऑटोमेशन करते हैं, क्लाउड के ऊपर रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। मैं अगर शॉर्ट से एक्सप्लेन कि मैंने सर्वर्स क्रिएट करने हैं, मैंने डेटाबेसेस क्रिएट करनी है, मैंने स्टोरेजेस क्रिएट करनी है, मैंने और बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं क्लाउड के ऊपर जाके यानी AWS के ऊपर जाके या GCP या Azure के ऊपर यानी कि उनके कंसोल पे जाके सारी रिसोर्सेज क्रिएट करता हूँ। तो इनके अपने टूल्स हैं जिनका नाम है क्लाउड फॉर्मेशन है, उनके भी फंक्शन और भी क्या आ जाते हैं, क्लाउड्स के डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं। तो टेराफॉर्म एक ऐसा टूल है जो कि तमाम क्लाउड्स, ना सिर्फ क्लाउड्स, अगर मैंने क्यूबरनेटिस पे भी डिप्लॉयमेंट करनी है, मैंने डॉकर के ऊपर भी करनी है, मैंने जेंकिंस के ऊपर भी करनी है, तो मैं टेराफॉर्म के स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकता हूं। ये एक लैंग्वेज है यानी कि जिसके ऊपर लिखी गई है, जो उसको कहते हैं HCL, हाशिकॉप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। भाई नाम डिफरेंट डिफिकल्ट है, मैं आपको ये बिलीव देना चाहता हूं कि बिलीव ऑन मी, बेशक मेरे कोर्स से ना पढ़ो लेकिन जंप इन, एक्सप्लोर करोगे तो सीखोगे, डर के नहीं कुछ सीख सकता कोई भी। इसलिए चाहे कहीं से भी एक्सप्लोर करो, ये डिफिकल्ट चीजें नहीं है। इफ यू जंप इन यू कैन लर्न इट। अदरवाइज आप बाहर से बैठ के सिर्फ यही देखते रहेंगे कि यार डिफिकल्ट चीज है, इतनी चीजें हैं, कैसे करेंगे। भाई स्टार्ट करने से होता है, और जरूरी नहीं है कि अपनी जॉब छोड़ के स्टार्ट कीजिए। अपनी जॉब में ऐसा टाइम ढूंढो कि या तो जॉब के अंदर करो, या आप घर आके जरूर एक कोशिश करो कि अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि डेली का 1 घंटा जरूर देना है। डेली का 1 घंटा, इट्स नॉट अ बिग डील। अपने लिए अगर आपने करनी है तो आप उसको जंप इन करोगे तो सीखोगे। अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ये चीजें, नाम बहुत डिफिकल्ट है, मैं भी ये आहिस्ता आहिस्ता नाम आ जाते हैं। नाम यानी मतलब कि बंदा नाम से डर जाता है ना कि यार ये क्या, कितनी डिफिकल्ट चीजें हैं। सो एनीवेज, ये सारी चीजें हैं। टेराफॉर्म भी हम सीखते हैं, क्यूबरनेटिस भी, एंसिबल भी। मेरा कोर्स में मजीद प्लान है कि मॉनिटरिंग मिसिंग है, कि मॉनिटरिंग का कोई टूल नहीं है। हम लिनक्स पढ़ रहे हैं, गिटहब, डॉकर्स पढ़ रहे हैं, जेंकिंस, एंसिबल, क्यूबरनेटिस, इन सारे लोगों से आप लोग वाकिफ होंगे, इसलिए मैंने लोगोस लगा दिए थे। तो ये चीजें हैं। मैंने अपने कोर्स की कुछ छोटी छोटी स्क्रीनशॉट्स भी डाली हुई हैं। ये लिनक्स की कुछ डाली हुई हैं। ये नहीं कि ये तो सिर्फ IP गेट करने की कमांड होती है ना, इफ कॉन्फिग। ये स्क्रिप्ट लगाया हुआ है, बैश का एक छोटा सा स्क्रिप्ट लगाया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद ये गिट की कुछ कमांड्स है, गिट हब की रिपोजिटरी है मेरी, ये वो है। ये लिनक्स, जब हम गिट पे काम करेंगे तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ से गिट हब पे करेंगे तो ये उसकी गिट हब की। तो किसी ने नहीं देखा हो तो मैंने उसके लिए लगाया है। इट्स नॉट जस्ट फन फॉर फन, ये सिर्फ एक है कि आप लोग को रेफरेंस मिल जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर डॉकर्स की लगाई हुई है। डॉकर के इमेजेस इस तरह से होते हैं। अच्छा, ये इमेज के बारे में आप लोगों ने जो पूछा था, मैं शॉर्टली बताता हूँ। ये देखिए, ये चल रहा है, ये सब मैंने लिखा, मैंने जेंकिंस हुआ है, ये असल में चल रहा है nginx का कंटेनर। nginx का ये कंटेनर है, ये कंटेनर है। ये देखिए, ये कंटेनर की कमांड है, ये डॉकर PS से हम कंटेनर देख सकते हैं। ये nginx का कंटेनर चल रहा है। ये कंटेनर का इमेज देखिए क्या है, इसका इमेज का नाम है nginx, और ये इमेज यहाँ पर कहीं पड़ा होगा, ये पड़ा हुआ है। ये देखें, ये वैसे ये अल्पाइन वाला है, ये नहीं है, ये वाला है ऑफिशियल वाला लेटेस्ट। क्योंकि ये अल्पाइन है, इसके बारे में तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये है असल में जो यूज हो रहा है, ये वाला इमेज यूज कर रहा है। अगर ये कंटेनर इमेज की बेस पे क्रिएट होता है, मैं 1000 कंटेनर इस इमेज को यूज करके कर लूं, कोई मसला नहीं होगा। इमेज इज जस्ट अ रन टाइम, वो उसको रन टाइम दे देता है। ठीक है, कंटेनर रन टाइम भी कहते हैं इसको। तो इसीलिए हम ये यूज करते हैं। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट सिर्फ इसलिए रेफरेंस के तौर पे लगाई हुई है। ये जेंकिंस का डैशबोर्ड है। जेंकिंस का UI इस तरह सा होता है, GUI इसको कहते हैं। इसकी जो GUI है, हम इसको यूज करते हैं। इसके ऊपर हम सिंपल जॉब्स क्रिएट करते हैं, ये जॉब्स लिखी हुई हैं, इसलिए ये यूजर भी क्रिएट हुए हैं। तो ये है, ये एक एंसिबल की प्ले बुक्स होती है। ये ड्रोनी लग रही है लेकिन है नहीं, ऑनेस्टली ये बहुत मजे की चीज है। एंसिबल बहुत ईजी और बहुत मजे की चीज है। ये इसकी प्लेबुक्स हैं, ये प्लेबुक्स लिखी हुई मैंने डेटाबेस की। ये इसकी एग्जीक्यूशन की है कि एग्जीक्यूट जब मैंने किया है database.yaml की ये फाइल को, तो उसके रिजल्ट्स ये आए हैं। तो ये शॉर्ट सा मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। क्यूबरनेटिस की ये इसकी डिप्लॉयमेंट फाइल्स होती हैं। ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर की मैंने डिप्लॉयमेंट फाइल लिखी हुई है, इसको डेफिनेशन फाइल कहते हैं असल में। और ये भी उसकी एक क्लोज कह सकते हैं व्यू है। तो ये इस तरह की होती हैं।
इसमें क्यूबरनेटिस की नहीं मैं डाल सका। चाहिए मेरे मेरे कोर्स के सर्टिफिकेट्स है जो मैंने प्रीवियसली देता रहा हूँ, अभी भी देता हूँ और ये अभी भी चल रहे हैं, ये जब आते जाएंगे जो कोर्स करता है। अच्छा, इसमें ये होता ही है कि ये वो सर्टिफिकेशन का कोर्स है, यानी कि ये वो कोर्स है जिसमें कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेशन नहीं होती, यानी कि कोई डॉकर की तरफ से या दूसरी, इसमें मैं एल्बिस टेक की तरफ से देता हूँ, जो कि शायद आप लोगों के लिए मार्केट में इतनी वर्थ ना रखती हो, ऑनेस्टली नहीं रखती होगी ऑब्वियसली, लेकिन वर्थ क्या रखती है? आपका नॉलेज। आप नॉलेज जब सामने बैठते हो तो किसी को आगे बोलने ना दो, दिस इज द मेन थिंग, वो आपका नॉलेज है। मैं अपने कोर्स में क्या प्रोवाइड करता हूँ, ये 7 थे अभी 8 हो गए हैं, पुरानी स्लाइड्स हैं इसलिए मैं इसको 8 कर देता हूँ आप लोगों के सामने ही। लाइव सेशन देता हूँ जूम के ऊपर, लाइव सेशंस होते हैं, सैटरडे एंड संडे को क्लासेस होती हैं जस्ट। और इस दफा जो क्लासेस शुरू हो रही हैं वो होंगी 12 बजे से 2 बजे तक। तो ये मैंने पहले अनाउंस नहीं किया था, ये मैं भी कर रहा हूँ। ये टाइमिंग ही है। तो क्योंकि इसके बाद मेरा फिर AWS का सेशन होता है, वो मेरे पास एल्बिस टेक का LMS है जिसके ऊपर लाइफ टाइम एक्सेस होती है। जो मेरे से कोर्स करेगा उसको लाइफ टाइम जो लेटेस्ट वीडियोस मिलती भी जाएंगी और वो पुरानी को देख के अपनी कवर भी कर सकता है। लाइव सेशंस होते हैं, 90% हैंड्स ऑन है, इसमें थ्योरी ना होने के बराबर है। तो इसीलिए स्लाइड्स भी मिल जाती हैं, और इतने घंटे के तो लेक्चर मैंने काउंट नहीं किए हुए, बट इतने कुछ आवर्स बन जाते हैं। हैंड्स ऑन लैब्स हैं सेपरेटली, वो भी मिल जाएंगी, स्लाइड्स, रिकॉर्डिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करूंगा। साथ में मेरे 2 असिस्टेंट्स हैं, वो भी आपको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इन केस ऑफ एनी क्यूरी, इन केस ऑफ एनी इशू। और हमारा एक कम्युनिटी ग्रुप है, AWS कम्युनिटी ग्रुप, एल्बिस टेक का। उसमें ये है कि हम लोग कभी भी किसी को यानी कि कंपनी में भी कोई इशू आता है, किसी चीज की कोई हेल्प चाहिए होती है, आप में से कई होंगे भी उसमें, तो हम लोग वहां पर डिस्कस करते हैं। एटलीस्ट हम सब एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं वहां पर, ताकि किसी को कोई इशू हो तो वहां पर हम लोग डिस्कस करें। तो उसके भी मैं भी आप लोगों को दे दूंगा। उजैर, आप उस चैट में उसका लिंक शेयर कर दो, तो वो शेयर कर देते हैं। ओके, सेकंडली ये कि मल्टीपल हम क्विजेस भी होते हैं, असाइनमेंट्स भी होंगी, 24/7 व्हाट्सएप ईमेल की सपोर्ट भी होगी। लिनक्स पे ऊपर मेरा मेरा यूट्यूब के ऊपर जो है वो चैनल के ऊपर कई चीजें पड़ी भी हुई हैं। एनीवेज मैं ज्यादा नहीं जाता। मेरा कोर्स की जो फीस है ये नहीं है, ये गलत लिखी हुई है, ये 3500 काश होती है, आप लोग कहते हैं। अच्छा, इसकी फीस है 33,000। 33,000 है, 3 मंथ का कोर्स है, 11,000 पर मंथ इसकी जो है वो आप लोग इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। ये चीजें मैं अभी मार्केटिंग नहीं करना चाहता था, लेकिन करनी पड़ रही है क्योंकि आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन मैंने देना था। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, जिसने भी कांटेक्ट करना है मैं उसको भी दे दूंगा। और अगर आप लोग अभी कर लोगे रजिस्टर, आज रब्ता कर लोगे, तो 10% आप लोग उसके ऊपर वो भी ले लोगे। एनीवेज, क्वेश्चंस, दिस इज द मेन थिंग। मेरा पर्पस ये मार्केटिंग पे, हालांकि लोग ज्यादा टाइम लगाते हैं, मेरा पर्पस ये नहीं है। जिसने आना है वो जरूर आए, चीजें सीखे, लर्न करे और अपनी स्किल्स को ऐड ऑन करे। दिस इज द मेन पर्पस। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करो, ताकि मैं इतने में नंबर भी शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। जी, 1 बाय 1 कर लें तो ज्यादा बेटर है। जी, किसी का क्वेश्चन नहीं है? से फॉलो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर वेरी मच। मुझे ये पूछना है डेवऑप्स के हवाले से, जो टूल आपने बताया, नो डाउट ये एक बड़ी स्ट्रीम है, लिस्ट है उसकी, लेकिन कुछ आई मीन टू स्टार्ट विद हम कौन से टूल कर लें जो हम थोड़ा रनिंग कंडीशन में आ जाए, बाकी ऑन द गो फिर हम सीखते भी रहें, तो उसी का आगे बताइएगा इस बारे में प्लीज। ओके, इसमें होता ये है कि आप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मेरी जो पर्सनल सजेशन है ना, कि 2-3, अगर मैं से कोई पूछे ना कि आप मुझे 1 या 2 टूल्स बता दें कि जिससे हम स्टार्ट करें, तो लिनक्स तो मस्ट है। लिनक्स तो हर किसी में मस्ट है, लिनक्स के बगैर कुछ नहीं है। लिनक्स के साथ आप जरूर करें क्या नाम है, डॉकर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉकर्स, क्योंकि आप डॉकर्स करेंगे नहीं तो क्यूबरनेटिस होगी नहीं, अदरवाइज मैं क्यूबरनेटिस का नाम पहले लेता। तो इसीलिए मैं पहले नाम ले रहा हूँ इसका, डॉकर्स का। तो डॉकर्स आप पहले करें। सॉरी, ये जो लिनक्स है, डॉकर्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और गेट और गिटहब पे होनी चाहिए कमांड, दिस इज द मेन थिंग। जेंकिंस इसके बाद आएगा। एंसिबल मैं लास्ट में इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज एंसिबल के बगैर काफी सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन द मेन पर्पज इज दैट कि आप जो है वो कर लें। अगर आप कर लेते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉकर्स मैं सबसे प्रायोरिटी पे रखता हूँ। मेरा डॉकर सबसे लेंथी सेशन भी डॉकर्स का ही है। जी फैसल भाई, और कोई क्वेश्चन? जी थैंक यू। तो ये लिनक्स के अंदर फुल कमांड हो या सिर्फ डेवऑप्स रिलेटेड आपको मतलब चल जाएगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड विंडोज का है, लिनक्स का नहीं है, उस हवाले से बताइएगा। लिनक्स, अगर आपने यानी डेवऑप्स में जाना है ना, तो लिनक्स में एटलीस्ट आपको हाउ नो हो कि जल्दी जल्दी आपको चीजें मूव करनी है, कॉपी पेस्ट करनी है, आपको क्रिएट करनी है, आपको डिस्ट्रॉय करनी है,
आपको कुछ बैश का स्क्रिप्ट लिखना पड़े, क्योंकि मैंने इतना बेसिक से स्टार्ट किया है बैश स्क्रिप्टिंग कि आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी कि यार बैश स्क्रिप्टिंग में ये चीजें होती कैसे हैं। तो इसलिए मिड लेवल तक जरूरी है। मैं मिड लेवल तक कहता हूँ कि आपको जरूर आनी चाहिए। मैं ये भी बल्कि कहता हूँ कि मेरा शायद लिनक्स का कोर्स बेसिक से मिड तक होगा, मैं एडवांस तक नहीं कहता उसको, लेकिन एडवांस का मैं कोर्स ला रहा हूँ। यानी कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैंने बताया मैं एक प्रोफेशनल लिनक्स का एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके थ्रू करवाना चाहता हूँ, तो वो इंशाल्लाह होगा। जी आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई, मैंने जस्ट आपसे एक, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है तो मेरे लिए बड़ा ये नई चीज है, ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल मेरे लिए नहीं है। और ये जो टूल है लिनक्स बहुत अच्छा पहले पढ़ी थी, उसका कहने की ग्रिप भी कोई नहीं है मेरी। तो क्या ये आप, और आपने कहा कि अभी ये इसका सेशन 12 से 2 बजे तक का होगा जो आप ये स्टार्ट करवा रहे हैं डेवऑप्स का, और आपने कहा उसके बाद मेरा AWS का होता है। क्या ये दो डिफरेंट वो है कि AWS के लिए अलग है और ये डेवऑप्स के लिए अलग है? क्योंकि मेरे लिए सारी चीजें नहीं है ये जो अभी आपने बुक किया है, सिर्फ मुझे ये नाम जो है ना एक कुछ चंद चीजों से तो फेमिलियर हूं मैं, उसके अलावा मैं बिल्कुल, मेरे लिए नई है चीजें। तो मेरे लिए क्या हुक्म होगा और क्या मैं इसको यानी कंटिन्यू कर सकूंगा, चल सकूंगा मैं इसके साथ आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन Thank you. है। मैं इस चीज पे आपको ये जरूर कहूंगा कि मैं असल में पढ़ा रहा हूँ दो चीजें, यानी कि वो डिफरेंट कोर्स है AWS और ये डिफरेंट कोर्स है, बिकॉज मैंने इनको इसलिए सेपरेट रखा हुआ है। हालांकि मेरा अब ख्याल है, और ये आप लोग भी शायद इसमें से एग्री करेंगे जिनको डेवऑप्स के बारे में ज्यादा हाउ नो है, कि AWS या किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग के बगैर अब डेवऑप्स मुकम्मल नहीं होता। डेवऑप्स जो है वो अब जो है मुकम्मल होता है अगर, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता क्या है, यानी कि ये सारे टूल्स हम यूज करते हैं, जितने भी टूल्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये सारे टूल्स हम लोग यूज करके अब डिप्लॉयमेंट्स जो होती हैं, यानी कि मुझे क्विकली, यानी कि मुझे 5 मिनट में आप कहें कि मुझे एक बड़े साइज का 1000 GB रैम का सर्वर चाहिए, तो मैं आपको 5 मिनट में खड़ा करके दे दूंगा। वो इसलिए बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग ने चीजें आसान कर दी हैं। क्विकली क्रिएट करो, क्विकली डिस्ट्रॉय करो, क्विकली। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द AWS पार्ट। डिप्लॉयमेंट्स अब उस्मान भाई मैं सॉरी कोई मसला नहीं, मैं बात काट रहा हूँ आपकी। मैंने सिर्फ ये दोबारा पूछ रहा हूँ मैं, AWS क्या जिस तरह सिस्को में होता है कि CCNA और CCNP और फिर CCI, क्या AWS क्या इसका अपना बेसिक वो है स्टेज है, देन उसके बाद डेवऑप्स है कि क्या? आप क्या इसमें गाइड करना चाहेंगे कि पहले AWS पढ़े या डेवऑप्स की तरफ पहले जाए हम? बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। ये चीज याद रखें, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। AWS इज अ डिफरेंट थिंग एंड DevOps इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक बात मेरी भी याद रखें, क्योंकि शायद आप लोग में से कई होंगे जो इस चीज पे को जानते भी होंगे। अब हुआ क्या है, आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या किया है कि पूरी की पूरी मार्केट, IT की और सॉफ्टवेयर की मार्केट को कैप्चर करने के लिए ना, अगर मैं ये कहूँ ना कि मैंने AWS के ऊपर एक छोटी सी एक बकेट, यानी कि एक फाइल क्रिएट करनी है, से लेकर मैंने एक पूरा सैटेलाइट के ऊपर अपनी कोई क्या नाम है ट्रैफिक भेजनी है, के थ्रू ट्रैफिक भेजनी है, तो वहां पर हर चीज अवेलेबल है, यानी कि छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज तक। AWS या क्लाउड कंप्यूटिंग, मैं AWS का वर्ड इसलिए नहीं यूज करना चाहता बिकॉज AWS इज नॉट जस्ट अ क्लाउड कंप्यूटिंग। GCP इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग, Azure इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग, अलीबाबा और भी IBM है और बहुत सारे। लेकिन मैं AWS पढ़ाता हूं इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। स्टार्ट करने की जहां तक आपने बात की है, स्टार्ट कहीं से भी कर लें, करने दोनों चाहिए। मेरी प्रेफरेंस है कि दोनों करने चाहिए, बिकॉज आप लिनक्स से स्टार्ट करेंगे, आप ये इन चीजों का अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और इन चीजों को अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी यार अब ये सब कुछ सीख लिया, अब मैं, यानी कि अगर कंपनी की भी बात करूं, अगर एक कंपनी इस पूरे डेवऑप्स के आर्किटेक्चर को फॉलो करती है, तो वो जब ये सब कुछ सीख लेगी ना, तो वो कहेगी चलो अब बात तो होगी कि मैंने सीख लिया, अब मैंने डिप्लॉय कहाँ करना है? क्या मैं पूरा एक सर्वर परचेज करके वहां डिप्लॉय करूं? क्या मैं अपना डाटा सेंटर पूरा बना के उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट्स करूं, या मैं कहीं से होस्टिंग लूं उसके ऊपर डिप्लॉय करूं? तो इसके लिए ज्यादा सिक्योर मेथड यूज होता है AWS क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो कि सॉरी जो कि यूज होता है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां पर आपको एक बकेट क्रिएट करनी है, आपको सर्वर्स क्रिएट करने, यू कैन इजीली क्रिएट इट विद इन अ मिनट्स, विद इन अ सेकंड्स यू कैन क्रिएट इट। आप एज्योर पे भी कर सकते हैं, तो इसीलिए स्टार्ट कहीं से भी कर लें, इधर से कर लें या उधर से। मैं तो रेकमेंड करता हूं कि दोनों करें, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस है। ये नहीं है कि आप मुझसे करें, मैं ये बार बार ये फोकस करता हूँ यार कर लो, कहीं से भी कर लो,
लेकिन करें स्टार्ट बिकॉज इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग। स्टार्ट कहीं से करना पड़ता है। मैंने AWS से किया था, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैंने AWS से किया था। मैंने AWS पहले सीखा था, मैं AWS से सर्टिफाइड हुआ था, उसके बाद में मैंने DevOps की तरफ आया था। लेकिन साथ साथ मुझे लिनक्स आती थी पहले ही। गिट और गिटहब पे मैंने किसी तरह अंडरस्टैंडिंग थी मेरी। एंसिबल पे मैंने काम किया हुआ था, मैंने जेंकिंस पे बाद में काम किया है, डॉकर और क्यूबरनेटीज पे क्यूबरनेटीज सबसे एंड पे किया, और टेराफॉर्म मैंने रिसेंटली किया है बिकॉज मैंने अभी क्लाइंट्स के ऊपर डिप्लॉयमेंट यानी कि इसके थ्रू सारा कुछ किया है। तो टेराफॉर्म तो मैं सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा, आप लोगों को भी यही कहूंगा। लेकिन पहले ये चीजें सीखनी है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर लें, यहाँ से डेवऑप्स से कर लें, AWS से, आपने पहुंचना एक ही जगह पे। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का, या आपका ही अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। अच्छा, मैंने चैट के ऊपर अपने लिंक्डइन का भी, अपना वेबसाइट का भी, अपनी सारी चीजें डाल दी। वेबसाइट अभी एक फाइनलाइज हो जाएगी 1-2 दिन में, वो समय लाइव करनी है, हो चुकी हुई है, बट अभी टेम्परेरी वेबसाइट वहाँ पर चल रही है। लेकिन ये कि लिंक्डइन मेरा मैंने डाल दिया, अपनी कंपनी का, मेरा लिंक्डइन को फॉलो करना चाहता था मैं वो भी डाल देता हूँ। लेकिन क्वेश्चन अभी कोई करना है तो कर लें, ताकि हम 5 मिनट बाद ये सेशन खत्म कर देंगे। जी, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो भी बता दें। अच्छा, मैं एक चीज़ और डाल देता हूँ, असल में मैंने चीज़ें रेडी नहीं रखी। मैं एक रजिस्ट्रेशन का लिंक डाल देता हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए। इसमें अभी चीज़ें स्मूथ हो रही हैं इस तरह का। सो कोई क्वेश्चन है जल्दी से कर लें, नहीं तो सेशन खत्म करते हैं। कोई बात ऐड ऑन करनी है, कोई बतानी है, सेशन कैसा लगा इसका फीडबैक देना है तो भी दे दें, क्योंकि मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। आप अभी एक तो फीडबैक आए हैं, बाकी भी आते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये कि कुछ इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, कुछ चीज़ें समझ आई हैं, और बाकी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी। आप लोग मुझे कभी भी टच कर सकते हैं। मैंने नंबर भी अपना मेंशन नहीं किया गलती से, हम बल्कि मैंने इनवाइट डाल दिया हुआ है ऊपर, एक व्हाट्सएप ग्रुप का इनवाइट डाला है मैंने चैट में ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। उससे आप लोग ले सकते हैं अंडरस्टैंडिंग कि क्या है। वैसे मेरा नंबर अगर लेना है तो वो ये भी है, ये नंबर है जिसपे वो मैंने एक पर्सनल भेज दिया है, तो आप लोग इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप लोग फ्रैंकली ओपनली पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग।